क्या हाल है मित्रों। सो आज के वीडियो से हम अपने एरे मेथड्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हम 25 से 30 मेथड्स के बारे में बात करेंगे। हम एक भी मेथड्स को नहीं छोड़ेंगे, हम एक एक मेथड्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। हम बात करते हैं पुश के बारे में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक आइटम्स नाम का वेरिएबल बनाते हैं, एरे बनाते हैं, जिसके अंदर हम कुछ आइटम्स रख देंगे। आइटम्स के अंदर हम बहुत सारी चीजें रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं, हम कुछ भी रख सकते हैं। हम लेट सपोज एप्पल रख दिए, उसके बाद हम फॉल्स भी रख सकते हैं, उसके बाद हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी डाल सकते हैं, यानी कि डिसिमिलर एलिमेंट्स हम एरे के अंदर डाल सकते हैं। ये आप जानते हो। चलो, यहाँ तक तो समझ में आया। अब मैं आपको आइटम्स को सबसे पहले तो प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। आइटम्स को यहाँ पे मैं प्रिंट करा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आइटम्स आपको दिख रहा होगा, प्रिंट होता होगा, बढ़िया बात है। अब मैं बताता हूँ पुश क्या करता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सबसे पहले पुश क्या करता है, ऐड न्यू एलिमेंट्स एट द एक सेकेंड एट द एंड। सिंपल है। इसका मतलब कि अगर मैं बोलूं आइटम्स डॉट पुश, ठीक है, आइटम्स डॉट पुश बोलूं, क्या करना है पुश, मैं चाहता हूं एक और फल ऐड करूं, मैं चाहता हूं मैं गुआवा ऐड कर दूं, ठीक है, गुआवा ऐड कर दूं। तो ये क्या करेगा, इस आइटम्स में जो ओरिजिनल एरे है आपका, उसके अंदर गुआवा ऐड कर देगा। मैंने बोला था कि जो एरे होता है वो म्यूटेबल होता है, यानी कि अगर आप यहाँ आइटम्स डॉट पुश यहाँ पे कर रहे हो, तो ये जो ओरिजिनल एरे है इसके अंदर चेंज करेगा, तो यहाँ चेंज करेगा। और पुश क्या करेगा, पुश करेगा ये जो गुआवा है उसको एंड में पुश करेगा, यानी कि यहाँ पे कहीं पे जाके गुआवा ऐड कर देगा। इसलिए मैंने लिखा है ऐड न्यू एलिमेंट्स एट द एंड। तो अगर मैं प्रिंट करा के दिखाऊं आइटम्स को दोबारा से, तो मुझे जो गुआवा है वो एंड में दिखना चाहिए, तो मुझे एंड में दिख जाएगा। अब अगर मैं एक और आइटम्स को ऐड कराऊं, मैं बोलूं एक और आइटम्स को ऐड कर दो, पुश कर दो, किसको पुश कर दो, मैं चाहता हूं मैंगो को पुश कर दो। तो देखना यहाँ पे, जब मैं आइटम्स को प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ पे 20.5 के बाद गुआवा भी ऐड होगा और मैंगो भी ऐड हो जाएगा। सिंपली आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको पुश जो मेथड है वो समझ में आया होगा। सो अब हम बात करते हैं पॉप के बारे में, और यहाँ पे मैं इसे कमेंट करूंगा या फिर रहने देता हूँ, एक नया फाइल बनाता हूँ 02.js नाम से, और इसके अंदर मैं पॉप के बारे में बात करूँ। अब देखो, जितना भी एरे मेथड्स है वो आपको अलग अलग फाइल में मिलेगा। किस लिए, ताकि आपको आसानी हो। मैं अगर 30 एरे मेथड्स के बारे में बात करूंगा तो मैं 30 यहाँ फाइल बनाऊंगा, अलग अलग फाइल में रहेगा, ताकि आपको दोबारा जब पढ़ो तो आपको आसानी हो, ठीक है। तो हम 0.2 में बात करेंगे दूसरे एरे मेथड्स के बारे में, और यहाँ पे मैं सिंपली लिंक कर लेता हूँ, यहाँ पे सिंपली नीचे में आके 02 कर लेता हूँ और इसको कमेंट कर देता हूँ, दैट्स इट। अब देखो, अब यहाँ पॉप के बारे में बात करते हैं, और यहाँ पे इसको जो किया है ना, हम कॉपी करेंगे। क्यों, क्योंकि हम टाइम बचाना चाहते हैं। तो यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट कर दिए। अब देखो, यहाँ आइटम्स तो वही रहेगा, ठीक है, एरे तो वही रहेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे पॉप का काम करूंगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आइटम्स दिखेगा आपको, मैंने यहाँ कंसोल कराया। अब मैं अगर पॉप करूं, मैं बोलूंगा आइटम्स में से पॉप कर दो सिंपली। जैसे ही मैं पॉप बताऊंगा वैसे ही ये क्या करेगा, एलिमेंट को एंड से रिमूव कर देगा। मैं लिख देता हूं, रिमूव एलिमेंट फ्रॉम द एंड, ठीक है। अब यहाँ देखो, मैंने बोला आइटम्स डॉट पॉप, तो वो क्या करेगा, एंड में से 20.5 हटा देगा, ठीक है। अगर मैं प्रिंट करा के दिखाऊं आपको आइटम्स को, तो आपको एंड में से हटता हुआ दिख जाएगा। देखो यहाँ पे सिंपल देखना, यहाँ पे पहले 20.5 था, बट आपको बाद में नहीं मिल रहा है पॉप करने के बाद। अगर मैं एक और बार पॉप कराऊं, आइटम्स डॉट पॉप एक और बार कराता हूं, तो क्या होगा, पहली बार में पहला आइटम हटा देगा 20.5 को, फिर दूसरी बार देखेगा ओ ये तो दोबारा पॉप करने के लिए बोल रहा है, तो दोबारा इसको फॉल्स को हटा देगा। तो यहाँ पे आपको अप टू 10 और एप्पल ही दिखने को मिलेगा आइटम्स के अंदर। तो यहाँ पे 10 एंड एप्पल देखने को मिल जाएगा। सो ये था पॉप मेथड। मैं फिर से इसे कॉपी करूंगा और नेक्स्ट फाइल बनाऊंगा 03.js नाम से, और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और बात करूंगा मैं अनशिफ्ट के बारे में, अनशिफ्ट के बारे में। और यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको फ्री करता हूँ, ऊपर वाले को कमेंट करता हूँ, ठीक है। अब देखना, बहुत ही ध्यान से समझना, अनशिफ्ट जो है वो जो है पुश का भाई है, यानी कि पुश कर क्या करता था, एंड में एलिमेंट को ऐड करता था। अनशिफ्ट क्या करेगा, ध्यान से समझना,
अनशिफ्ट क्या करेगा, ऐड तो करेगा एलिमेंट को, पुश भी ऐड करता था, अनशिफ्ट भी ऐड करेगा, बट पुश जो था वो एंड में ऐड करता था और अनशिफ्ट जो है वो स्टार्टिंग में ऐड करेगा, यानी कि ऐड एलिमेंट्स एट द बिगिनिंग। ठीक है, अब यहाँ पे करके देखते हैं एक बार। मैं बोलूंगा आइटम्स डॉट अनशिफ्ट, अनशिफ्ट क्या अनशिफ्ट करना है मुझे, मुझे करना है लेट सपोज मैंगो, मैंगो अनशिफ्ट करना है। तो अगर मैं दोबारा कंसोल करा के चेक करूं आइटम्स को, बहुत ध्यान से समझना, मैं अगर दोबारा ऐड कराता हूँ सॉरी कंसोल कराता हूँ आइटम्स को, तो मुझे मैंगो ऐड होता हुआ दिखेगा, बट यहाँ पे नहीं, बल्कि अब 10 के पहले मिलेगा। देखो यहाँ 10 के पहले मैंगो मिल जा रहा है। ठीक है, अब अगर मैं दोबारा ऐड कराऊं सेम आइटम्स डॉट अनशिफ्ट कराऊं, लेट सपोज मैं कोई फ्लोटिंग वैल्यू ले लेता हूं, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, अगर इसे भी ऐड कराऊं तो ये भी ऐड हो जाएगा 102.5। अब ये काम कैसे किया, सबसे पहले इसने मैंगो ऐड कर दिया स्टार्टिंग में, फिर इसने अगला लाइन में देखा 102.5 भी करना है ऐड, बट कहाँ करेगा, स्टार्टिंग में, तो मैंगो के भी पहले कर देगा ये 102.5। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा अनशिफ्ट क्या करता है। मैं फिर से क्या करूंगा, एक और फाइल बनाऊंगा और यहाँ पे बात करेंगे हम शिफ्ट के बारे में, शिफ्ट मेथड्स के बारे में, और सिंपली यहाँ से कॉपी करूंगा और पेस्ट करूंगा। ठीक है, ताकि हमारा वीडियो जो है लंबा ना हो, और यहाँ से भी मैं सिंपली 04 करूंगा एंड ऊपर में कमेंट करूंगा, दैट्स इट। अब ध्यान से समझना शिफ्ट क्या करता है, मैं इसे हटाता हूँ यहाँ से, यहाँ तक हटाता हूँ। उसके बाद देखो शिफ्ट क्या करता है, शिफ्ट जो है वो पॉप का भाई है, मैंने बोला पॉप जो था वो एंड से रिमूव करता था और शिफ्ट जो है वो स्टार्टिंग से रिमूव करेगा, यानी कि रिमूव एलिमेंट्स, एलिमेंट्स फ्रॉम द बिगिन बिगिनिंग। ठीक है, फ्रॉम द बिगिनिंग। अब देखो अगर मैं करूं आइटम्स डॉट शिफ्ट, ध्यान से समझना है, मैं करूं आइटम्स डॉट शिफ्ट, जैसे ही ये काम करूंगा वैसे ही क्या करेगा, ये आइटम्स में से स्टार्टिंग में जो एलिमेंट है 10 उसको रिमूव कर चुका होगा। इस बात का प्रूफ लेना है तो इस बात का प्रूफ लेने के लिए आप आइटम्स को प्रिंट करा के देख लो, ये 10 को हटा चुका होगा। अगर मैं दोबारा से आइटम्स को शिफ्ट कराऊं, शिफ्ट कराऊं तो ये एप्पल को भी हटा देगा, यानी कि एक एक करके स्टार्टिंग से एलिमेंट को हटाता रहेगा जितनी बार आप शिफ्ट मेथड का यूज करोगे। सही है, तो इस चीज को देखते हुए, ये चार मेथड को देखते हुए हमें क्या सीखने को मिला कि जो पुश और पॉप है वो एंड से क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है और रिमूव कर रहा है, बट शिफ्ट और अनशिफ्ट जो है वो स्टार्टिंग से ऐड और रिमूव कर रहा है। यानी कि बहुत ध्यान से समझना, क्या मुझे एंड में ऐड करने में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, यानी कि मुझे क्या इंडेक्सिंग को छेड़ना पड़ रहा है, इंडेक्सिंग को क्या इधर उधर करना पड़ रहा है, तो आंसर क्या होगा आपका कि नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि ये सिंपली एंड में आएगा, एंड में ऐड कर देगा। बट शिफ्ट और अनशिफ्ट के केस में क्या है, अगर आप यहां से मान लो कि 10 को यहाँ पर रिमूव कर रहे हो, तो क्या ये एप्पल जो है ये वन इंडेक्स पे ही रहेगा, यानी कि पहले क्या था, ध्यान से समझना, पहले था 10 जीरो इंडेक्स पे, एप्पल जो था वो वन इंडेक्स पे था। जैसे ही मैंने शिफ्ट किया तो इसने 10 को रिमूव कर दिया, तो क्या 10 को रिमूव करने के बाद क्या एप्पल वन इंडेक्स पे ही रहेगा या फिर अब एप्पल जीरो इंडेक्स पे हो जाएगा, तो आंसर होगा कि एप्पल अब जीरो इंडेक्स पे हो जाएगा। इसका मतलब है कि एप्पल को इसने लेफ्ट साइड शिफ्ट किया होगा, वन इंडेक्स से जीरो इंडेक्स पे शिफ्ट किया होगा, यानी कि इसमें ज्यादा इसको टाइम लगेगा और एफर्ट लगेगा। तो इसलिए मैं लिखूंगा यहाँ पे नोट में, इसलिए मैं लिखूंगा नोट में कि जो पुश और पॉप है, पुश और पॉप है इज फास्टर देन शिफ्ट एंड अनशिफ्ट। ठीक है, सो जो पुश और पॉप है वो फास्टर है शिफ्ट अनशिफ्ट के, क्यों, क्योंकि ये इंडेक्सिंग को फिर अपडेट भी कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए पुश और पॉप फास्टर होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि रिवर्स मेथड क्या करता है। रिवर्स मेथड कुछ नहीं करता, बस जो भी एलिमेंट लास्ट में है वो पहले आ जाएगा, पहले वाला लास्ट में चला जाएगा, इसी तरीके से अरेंज हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। जैसे मैं एक स्ट्रिंग लेके ही बताता हूँ, लेट सपोज मैं नेम्स लेता हूँ एंड यहाँ पे नेम्स में वही नेम्स लेता हूँ, विशाल, उसके बाद में लेता हूँ रमन, उसके बाद में लेता हूँ आकाश एंड उसके बाद लेता हूँ अंकित। ठीक है, ये मैंने ले लिया, इसे प्रिंट करा के देख लेते हैं ताकि कंसोल पे हमें डिफरेंस पता चल पाए। देखो ये सिंपली प्रिंट करा दिया।
अब जैसे ही हम रिवर्स चलाएंगे, देखो शॉर्ट मेथड तो यहाँ जो अल्फाबेटिकली ये पहले देखेगा कि ए आता है या फिर आर आता है या वी आता है, जैसे भी होता है डिक्शनरी वाइज, आपने डिक्शनरी में जैसे देखा है ना, उस तरीके से ये शॉर्ट कर देगा। लेकिन रिवर्स क्या करेगा, इसको उल्टा ही कर देगा, यानी कि अंकित पहले आ जाएगा, उसके बाद आकाश आ जाएगा, उसके बाद रमन आ जाएगा, उसके बाद विशाल आ जाएगा। करके देखते हैं एक बार। नेम्स डॉट रिवर्स, नेम्स डॉट रिवर्स जैसे ही करेंगे हम, और जैसे ही कंसोल कराते हैं दोबारा नेम्स को, तो मैंने बोला बार बार कि एरे म्यूटेबल होता है, जैसे ही नेम्स डॉट रिवर्स करेंगे तो ये नेम्स को ही चेंज करेगा। तो नेम्स को प्रिंट करके देखते हैं क्या होता है। ये कायदे से क्या होना चाहिए, रिवर्स में अंकित पहले आना चाहिए, फिर आकाश, फिर रमन, फिर विशाल। तो यहाँ पे अंकित पहले आया, फिर आकाश, फिर रमन, फिर विशाल। तो स्टार्ट करते हैं कॉनकैट मेथड को। सबसे पहले मैं कॉनकैट मेथड के बारे में पहले बता दूं कि कॉनकैट मेथड जो है दो या दो से ज्यादा एरे को मर्ज करता है, यानी कि कंबाइन कर देगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं लिखता हूं यहाँ कॉन्स्ट एरे वन, सिंपली मैंने लिखा कॉन्स्ट एरे वन, ठीक है। यहाँ पे मैं एरे बना सकता हूँ और एरे के अंदर डिसिमिलर एलिमेंट्स भी डाल सकता हूँ। आपको पता है कि एरे जो है जावास्क्रिप्ट में डिसिमिलर एलिमेंट्स को ऐड कर सकता है। तो यहाँ पे मैं बूलियन भी एक डाल देता हूँ, ठीक है। अब एक और एरे बनाऊंगा, क्यों, क्योंकि मुझे दो या दो से ज्यादा एरे को मर्ज करना, तो मुझे दो या दो से ज्यादा एरे बनाना पड़ेगा। तो पहले दो एरे बना के और तब दिखाता हूँ, फिर दो से ज्यादा होगा तब क्या करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। तो देखो एरे टू को सिंपली क्या करेंगे, बना लेंगे और यहाँ पे कुछ भी रैंडम वैल्यूज डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने डाल दिया। अब मुझे क्या करना है, एरे वन को इसमें कॉन्कैट करना है, यानी कि जोड़ना है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं लिखूंगा एरे वन डॉट कॉन्कैट, कॉन्कैट किसको, किसको करना है, एरे टू में करना है, ठीक है। एरे टू में कर दिया। अब ध्यान से समझना है यहाँ पे, अब बहुत ही ध्यान से समझना। अगर मैं एरे वन को या फिर एरे टू को किसी को भी प्रिंट करूं, किसी को भी प्रिंट करूं, सबसे पहले एरे वन को प्रिंट करके दिखा देता हूं, तो मुझे चेंज होता हुआ नहीं दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे एरे टू को भी प्रिंट करूं तो मुझे चेंज होता हुआ नहीं दिखेगा, यानी कि मर्ज होके मुझे एरे नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब मुझे एक नया वेरिएबल बनाना पड़ेगा इस दोनों मर्ज एरे को सेव करने के लिए, ठीक है, स्टोर कराने के लिए। तो मैं न्यू एरे बना लूंगा, मैं सिंपली न्यू एरे बना लूंगा, और तब मैं अगर कंसोल कराता हूँ किसको, न्यू एरे को कंसोल कराता हूँ, तो देखना क्या होगा, मुझे एरे वन में एरे टू मर्ज होता हुआ दिख जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो दोनों मर्ज हो गया, ठीक है। ये तो बात रहा पहला कि मुझे एक नया वेरिएबल बनाना पड़ेगा इस दोनों मर्ज एरे को स्टोर कराने के लिए। अब आप सोचोगे भैया आपने बताया था कि एरे जो है म्यूटेबल है। तो देखो म्यूटेबल है, लेकिन आप दो या दो से ज्यादा एरे को मर्ज कर रहे हो, तो उस मर्ज एरे को स्टोर कराने के लिए आपको एक नया एरे बनाना पड़ेगा। तो इस अप्रोच में ये इम्यूटेबल बन जाता है, ठीक है। इस अप्रोच में सिर्फ इम्यूटेबल बनता है इसलिए क्योंकि आप दो या दो से ज्यादा एरे को मर्ज करा रहे हो, और जहां पे मर्ज करा रहे हो वहां दोनों मर्ज एरे को कहीं ना कहीं स्टोर आपको कराना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने नया एरे बना लिया, नया वेरिएबल बना लिया। ये तो रहा पहला बात, ठीक है। दूसरा बात ये कि जब मैं एरे वन को पहले लिख रहा हूं और डॉट कॉनकैट के अंदर इस ब्रैकेट के अंदर जो भी एरे लिख रहा हूं वो एरे बाद में आएगा, यानी कि एरे वन पहले आएगा उसके बाद एरे टू आएगा। आपको दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ पे एरे वन पहले आया और फिर एरे टू आया, यहाँ पे 40 और 56। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पहले एरे टू लिख दूं और तब एरे वन लिख दूं तो कुछ नहीं, तो पहले 40 और 56 आएगा और उसके बाद आएगा ये आकाश और 55 करके जो है वो आएगा। तो यानी कि सबसे पहले एरे टू आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले वाला सॉरी एरे टू पहले आया। तो ये था एरे कॉनकैट करने का तरीका। अब हम देखते हैं कि दो एरे से ज्यादा अगर एरे हो तो कैसे कॉनकैट करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैं इसे हटाता हूँ और एक या दो और एरे बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा विशाल और एक ही एलिमेंट रहने देता हूँ, और इसके अंदर भी लिखूंगा एरे फोर, इसके अंदर भी लिखूंगा रमन। अब एक ही एलिमेंट इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपको मर्ज होता हुआ दिखाऊं, तो आपको पता चल पाए कि कैसे कैसे एलिमेंट मर्ज हो रहा है।
तो अब देखो यहाँ पे 2 से ज्यादा एरे है, यानी कि 4 एरे है। अब मुझे मर्ज करना है सबको, तो मैं जिसे पहले चाहता हूँ, यानी कि मैं चाहता हूँ कि अगर ये एरे 1 वाला पहले मुझे दिखे, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली एरे 1 डॉट कॉन्कैट करूंगा। सबसे पहला बात तो ये रहेगा। उसके बाद मुझे क्या क्या करना है इसके अंदर कॉन्कैट, एरे 2 को भी करना है, एरे 3 को भी करना है और एरे 4 को भी करना है। जिसको जिसको करना है आप इसमें लिख दो, ठीक है। उसके बाद मुझे इस सभी मर्ज एरे को मुझे एक नया एरे में, नया वेरिएबल में स्टोर कराना होगा। तो मैं न्यू एरे नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ। अब ये जो भी मर्ज होगा वो इस वेरिएबल में आ जाएगा। तो इस वेरिएबल को मैं प्रिंट करा के एक बार दिखा देता हूँ कि आखिर मर्ज हुआ है या नहीं हुआ है। तो न्यू एरे को प्रिंट कराऊंगा। अब देखो, अब यहाँ पे बहुत ही ध्यान से समझना, मैं जैसे ही न्यू एरे को प्रिंट कराऊंगा मुझे एरे 1 पहले ही मिलेगा। क्यों एरे 1 पहले मिलेगा? क्योंकि मैंने एरे 1 यहाँ लिखा है। अगर मैं यहाँ पे एरे 2 पहले लिख दूंगा या फिर एरे 3 लिख दूंगा तो मुझे ये विशाल पहले दिखेगा। मैं दिखा देता हूँ, एरे 3 यहाँ लिखा तो यहाँ पे एरे 1 कर दूंगा। और यहाँ पे और ध्यान से समझना कि अगर इसके अंदर भी जो पहले होगा वही पहले आएगा। जैसे एरे 3 है पहले यहाँ पे, तो एरे 3 तो आएगा, यानी कि विशाल आएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद इस पैरेंथेसिस के अंदर भी पहले कौन है, एरे 2 है, तो एरे 2 40 वाला आएगा। फिर एरे 1 आएगा, यानी कि ये आकाश वाला आएगा। बहुत ही ध्यान से समझना, मैंने बोला पहले विशाल आएगा, फिर ये 40 वाला आएगा, फिर ये आकाश वाला आएगा, तब रमन वाला आएगा। तो चल के देखते हैं क्या इसी तरीके से आ रहा है। पहले विशाल वाला आ रहा है, फिर 40 वाला आ रहा है, फिर आकाश वाला आ रहा है और फिर रमन वाला आ रहा है। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि कैसे कॉन्कैट करते हैं हम लोग दो या दो से ज्यादा एरे को। अब हम बात करते हैं ज्वाइन करने का तरीका। ज्वाइन बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूं मैं आपको। ज्वाइन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक एरे बना लेता हूँ। एक एरे बना लेता हूँ, सिंपली एरे बना लेता हूँ, एरे ही नाम से बना लेता हूँ। और यहाँ पे मैं सिंपली इस एरे में कुछ वैल्यू डाल दूंगा। अच्छा, एक काम करता हूँ, स्ट्रिंग डालता हूँ। मुझे आपको कुछ बताना है इसलिए मैं यहाँ पे स्ट्रिंग डालता हूँ। मैं यहाँ पे रमन डालूंगा, मैं यहाँ पे विशाल डालूंगा। ठीक है, इतना मैंने डाल दिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एरे मैंने बना लिया है। अब मुझे ज्वाइन करना है। ज्वाइन क्या करता है, बहुत ध्यान से समझना। ज्वाइन जो है वो इस पूरे एरे को एक स्ट्रिंग बना देगा। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना है। इस पूरे एरे को एक स्ट्रिंग बना देगा। यानी कि अगर मैं बोलूं कि एरे 1 डॉट ज्वाइन करो, एरे 1 डॉट ज्वाइन करो, ज्वाइन करो, तो ये देखना क्या करेगा। यहाँ पे मैं एक नया एरे बना लेता हूँ, सॉरी नया वेरिएबल बना लेता हूँ, न्यू एरे करके, या फिर न्यू स्ट्रिंग लिखता हूँ यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रिंग में बदल दे रहा है ना, तो स्ट्रिंग लिख देता हूँ। और मैं आपको प्रूफ भी दूंगा कि ये स्ट्रिंग में ही बदल रहा है, एरे स्ट्रिंग में ही बदल रहा है, इस बात का प्रूफ मैं दूंगा। तो यहाँ पे देखो, मैंने न्यू स्ट्रिंग को प्रिंट कराया। तो देखो यहाँ पे जो है ये पूरा का पूरा आपको प्रिंट होता हुआ दिख रहा है और ये स्ट्रिंग है। और ये कॉमा से क्यों सेपरेट है, क्योंकि जब आप ज्वाइन में कुछ नहीं लिखते हो, अभी मैं यहाँ पे लिख के भी बताऊंगा कुछ, बट अगर आप खाली छोड़ देते हो ज्वाइन के अंदर, अगर आप यहाँ पे कुछ भी डबल कोट नहीं डालते हो, स्पेस नहीं डालते हो, स्लैश नहीं डालते हो, कुछ नहीं डालते हो, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कॉमा होता है। क्या होता है देखो, अगर मैं यहाँ पे कॉमा डालू इस तरीके से, डबल कोट के अंदर अगर कॉमा डालू तो भी वही आपको आउटपुट मिलेगा, और अगर मैं कॉमा यहाँ से हटा दूं तो भी आपको वही आउटपुट दिख रहा है, यानी कि बाय डिफॉल्ट कॉमा होता है। ये ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय डिफॉल्ट क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय डिफॉल्ट कॉमा। ठीक है, यहाँ बाय डिफॉल्ट कॉमा होता है। बट आप यहाँ चाहो तो किसी भी बेसिस पे इसको ज्वाइन कर सकते हो, यानी कि इस एरे को किसी भी बेसिस पे ज्वाइन कर सकते हो, और इस बात का प्रूफ मैं दूंगा अभी। उससे पहले मैं इसका टाइप चेक करके बता देता हूँ। ये जो मैंने बोला है ना कि ये नया स्ट्रिंग में बदल देगा आपका, तो मैं यहाँ पे टाइप ऑफ चेक करूंगा, किसका, न्यू स्ट्रिंग का। अब देखो, इससे पहले मैं यहाँ पे भी टाइप चेक करूंगा ताकि आपको पता चले कि ऊपर वाला एरे है और नीचे वाला जो है वो स्ट्रिंग है। और यहाँ पे जैसे ही मैं इसका टाइप चेक करूंगा तो मुझे इसका टाइप क्या बताएगा, मुझे इसका टाइप बताएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसका टाइप बताएगा मुझे स्ट्रिंग, बताना चाहिए कायदे से, और यहाँ पे बताएगा भी। ध्यान से समझना, यहाँ ऑब्जेक्ट बता रहा है और यहाँ स्ट्रिंग बता रहा है, यानी कि ये जो पूरा का पूरा एरे था वो अब स्ट्रिंग में बदल चुका है। और सेपरेट किस बेसिस पे हुआ, तो कॉमा के बेसिस पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कॉमा होता है। मान लो आप चाहते हो कॉमा के बेसिस पे ना सेपरेट हो, मैं चाहता हूँ स्पेस ना हो, तो यहाँ पे सिंपली डबल कोट डालो और स्पेस इसके अंदर मत दो।
तो ये स्पेस के बेसिस पे देखो सेपरेट हो गया, यानी कि विदाउट स्पेस के बेसिस पे सेपरेट हो गया। अगर आप चाहते हो नहीं ये आकाश, रमन, विशाल जो है स्पेस आ जाए इसके बीच में, तो यहाँ पे आप सिंपली स्पेस लगा दो। तो यहाँ पे स्पेस लगाते ही स्पेस आ जाएगा। आप चाहते हो नहीं स्पेस के बेसिस पे भी ना हो, एंड लग जाए, यानी कि सब के बीच में, यानी कि ये आकाश, ये रमन, ये विशाल, ये सब के बेसिस पे बीच में क्या हो जाए, एंड लग जाए, तो यहाँ पे एंड लग जाएगा। आप चाहते हो यहाँ स्पेस भी हो और तब एंड हो, तो एंड स्पेस के बेसिस पे हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो, मान लो आप चाहते हो कि नहीं एंड नाउ स्लैश के बेसिस पे हो, यानी कि स्लैश के बेसिस पे हो, तो देखो यहाँ स्लैश के बेसिस पे ये पड़ जाएगा, लेकिन है स्ट्रिंग ही। देखो यहाँ पे बता स्ट्रिंग ही रहा है इसका टाइप, यानी कि ये जो था पहले एरे था और ज्वाइन ने क्या किया, इसको एक स्ट्रिंग में बदल दिया, यानी कि एक पूरा का पूरा स्ट्रिंग बना दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ज्वाइन मेथड क्या करता है। देखेंगे बहुत डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं इज अरे मेथड के बारे में, जो कि बहुत ही छोटा सा मेथड है। इसके अंदर क्या करेंगे, हम एक एरे बनाएंगे, एक एरे बनाएंगे, और उसके बाद एरे बनाते हैं, लेट सपोज बनाते हैं नंबर्स नाम से, और इसके अंदर कुछ रैंडम नंबर्स डाल देते हैं। ठीक है, रैंडम नंबर्स हमने डाल दिया। अब आप जब इसका टाइप चेक करते हो ना, जब आप इसका टाइप चेक करते हो, आपको पता है टाइप कैसे चेक करना है, टाइप ऑफ ऑपरेटर से। तो टाइप ऑफ किसका, नंबर्स का। जब आप टाइप चेक करोगे तो आप यहाँ क्या देखोगे, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब देखो जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो भी आपको उसका टाइप ऑब्जेक्ट ही मिलता है, जब अरे बनाओगे तब भी उसका टाइप ऑब्जेक्ट ही मिलता है। इसका मतलब कि आप कैसे प्रूफ दोगे कि ये अरे है, इसीलिए आता है इज अरे मेथड। अगर ये अरे होगा तो इस एरे मेथड अप्लाई करने पे ट्रू देगा, अगर ये एरे नहीं होगा तो नहीं देगा, सिंपल है। तो इसको मैं हटाता हूँ और सिंपली इस एरे मेथड को अप्लाई करता हूँ। तो सिंपली मैं कंसोल करा देता हूँ, आप चाहो तो दूसरे वेरिएबल में स्टोर भी करा सकते हो। मैं सिंपली क्या करता हूँ, अरे डॉट इज अरे क्या नंबर्स। ठीक है, अब जैसे ही इसको मैं चेक करूंगा, देखना ये कंसोल पे ट्रू प्रिंट कराएगा। क्यों, क्योंकि ये एरे है। जैसे ही मैं यहाँ पे एक नंबर डाल देता हूँ, एरे हटा देता हूँ, एरे नहीं बनाता हूँ, तो देखना जैसे ही मैं करूंगा नंबर्स को चेक करूंगा कि क्या ये एरे है या नहीं, तो यहाँ पे आपको फॉल्स दिखा देगा। आई होप आपको इस एरे मेथड समझ में आया होगा कि ये बताता है कि कोई वेरिएबल जो आपने बनाया, कोई नंबर्स को स्टोर करा है, वो अरे है या नहीं है। तो पहले जैसा मैं कर देता हूँ और आपको यहाँ पे ट्रू दिखाएगा क्योंकि ये अरे है। तो इस तरीके से आप अप्लाई करोगे, और यहाँ ध्यान रखना है आपको, ये जो ए है वो कैपिटल रहना चाहिए, और यहाँ पे इस का आई स्मॉल होगा और ए कैपिटल होगा। ये था इस अरे मेथड। अब हम जाते हैं सॉर्ट मेथड में, और सॉर्ट मेथड को देखते हैं। अब देखो सॉर्ट मेथड के लिए सबसे पहले हम एक एरे बनाएंगे, और सबसे पहले हम बनाते हैं एरे किस नाम से, नेम्स नाम से। पहले मैं स्ट्रिंग पे दिखाता हूँ क्योंकि ये स्ट्रिंग में डायरेक्टली काम कर जाएगा, बट अब जब नंबर्स पे आओगे तो नंबर्स को क्या करता है, स्ट्रिंग में पहले कन्वर्ट करता है। तो कैसे करता है, अभी हम चलेंगे एमडीएन के वेबसाइट पे, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे और फिर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा उसको। सबसे पहले स्ट्रिंग के लिए देखते हैं। स्ट्रिंग में मैं कोई रैंडम नाम रख देता हूँ, विशाल रख देता हूँ, रमन रख देता हूँ, अंकित रख देता हूँ, एंड आकाश रख देता हूँ। ठीक है, बढ़िया बात है, इतना तो मैंने कर दिया। अब सबसे पहले इसे मैं कंसोल करा देता हूँ, ताकि कंसोल पे आपको दोनों में डिफरेंस पता चले। जब मैं सॉर्ट कराऊंगा तो भी कंसोल करा के दिखा दूंगा। तो अभी के लिए तो आपको ये दिख जाएगा। अब जब आप इस पे सॉर्ट मेथड अप्लाई करोगे, यानी कि क्या बोलोगे, बोलोगे नेम्स डॉट सॉर्ट। ठीक है, नेम्स डॉट सॉर्ट बोलोगे। तो जैसे ही करोगे, ये जो ओरिजिनल नेम्स नाम का एरे है ना, उसमें चेंज कर देगा। तो यहाँ पे जब आप कंसोल कराओगे, अब नेम को, जब आप नेम को कंसोल कराओगे, ध्यान से समझना, यहाँ पे नेम्स को मैं कंसोल कराऊंगा। अब देखना कायदे से क्या होगा, सबसे पहले ए आता है, उसके बाद यहाँ पे ए है, तो दोनों ए सेम हो गया, तो अगला नेक्स्ट वाला लेटर देखा है, एन और के देखेगा। तो सबसे पहले के आता है, तो ये जो आकाश है पहले आ जाएगा, उसके बाद अंकित आएगा, उसके बाद क्या आता है, वी आता है या आर आता है, तो आर आता है, तो आर वाला रमन वाला पहले आ जाएगा, उसके बाद विशाल आ जाएगा। यानी कि आकाश, अंकित, रमन, विशाल, इस तरीके से प्रिंट होना चाहिए यहाँ पे। तो ये देखो आकाश, अंकित, रमन, विशाल प्रिंट हो गया। आई होप आपको स्ट्रिंग पे तो समझ में आया होगा। लेकिन क्या होगा जब नंबर होगा, ध्यान से समझना। यहाँ पे मैं नंबर्स बनाता हूँ, और यहाँ पे मैं रैंडम नंबर्स डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने रैंडम्स नंबर डाल दिया।
अब पहले तो इसे कंसोल कराऊंगा, मैं इसे कंसोल कराऊंगा नंबर्स को। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने इसे कंसोल करा दिया। अब फिर से वही चीज अप्लाई करूंगा, नंबर्स डॉट सॉर्ट करूंगा। ठीक है, नंबर्स डॉट सॉर्ट करूंगा। इसे तो प्रिंट करा के सबसे पहले हम देखेंगे। ठीक है, इसे हम प्रिंट करा के देखेंगे। तो अब चल के देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब आप देखोगे, बहुत ही ध्यान से समझना इस चीज को। यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ देखो, ये जो एरे है, ये जो नंबर्स आपको दिख रहा है ना, ये अरेंज हो चुका है असेंडिंग ऑर्डर में। तो कब नहीं होगा, अगर मैं कुछ और नंबर डालने का प्रयास करूं यहाँ पे, जैसे 2, 10, 5, 3, अगर ये देखो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं हुआ। यानी कि कुछ नंबर हो सकते हैं कि वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज ना हो, डायरेक्ट ये सॉर्ट मेथड अप्लाई करने पे। तो इसी के लिए आपको मैं ले चलता हूँ एमटीएन के वेबसाइट पे सबसे पहले। अब ये देखो, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन होता है, तो आप इस पे आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही ध्यान से समझना। यहाँ देखो इस लाइन को, द डिफॉल्ट सॉर्ट ऑर्डर इज असेंडिंग बिल्ट अपॉन कन्वर्टिंग द एलिमेंट्स इनटू स्ट्रिंग। यानी कि जब हम स्ट्रिंग से कर रहे थे तब तो ये स्ट्रिंग में ही था, तो इसने तो डायरेक्ट कर दिया। बट ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है, इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर रहा है, पहले इस तरीके से कन्वर्ट कर रहा है, इस तरीके से कन्वर्ट कर रहा है, तब ये काम कर रहा है। और कैसे कन्वर्ट कर रहा है, बहुत ही ध्यान से समझना। ये क्या था, मैंने बोला कि द डिफॉल्ट सॉर्ट ऑर्डर तो असेंडिंग में ही होता है। ठीक है, आप उसको डिसेंडिंग भी कर सकते हो। कैसे करते हैं अभी हम इसी वीडियो में देखेंगे। मैंने बोला सॉर्ट मेथड को हम इन डेप्थ अभी देखने वाले हैं, सो अभी देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने बोला कि एलिमेंट को वो क्या करेगा, स्ट्रिंग में चेंज करेगा पहले, और तब कंपेयर करेगा सीक्वेंस को UTF-16 कोड से। इसका मतलब क्या है, बहुत ही ध्यान से समझते हैं चल के। यहाँ पे जब हम चलेंगे और यहाँ पे ये नंबर्स तो सॉर्ट नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना होगा, हमें नंबर्स डॉट सॉर्ट करना होगा। बहुत ही ध्यान से समझना, हमें नंबर्स डॉट सॉर्ट करना होगा। इसके अंदर हमें एक एरो फंक्शन पास करना होगा। इसके अंदर हमें एक एरो फंक्शन कैसे पास करते हैं, इस तरीके से। अगर आपको एरो फंक्शन क्लियर नहीं है तो आपको एरो फंक्शन का वीडियो देखना चाहिए। सो इस तरीके से हम एरो फंक्शन पास करेंगे, और यहाँ पे हम हमें क्या मिलेगा, दो पैरामीटर मिलेगा, ए और बी मिलेगा। बहुत ही ध्यान से समझना। हमने क्या किया, इसके अंदर एरो फंक्शन पास किया और ए और बी पैरामीटर मिला, और इस ए और बी को हम क्या करेंगे, ए माइनस बी करेंगे तो असेंडिंग हो जाएगा, और बी माइनस ए करेंगे तो डिसेंडिंग हो जाएगा। अभी मैं करके दिखाता हूँ। इस नंबर्स को अब प्रिंट कराएंगे तो आपको दिखेगा कि अब ये नंबर सॉर्ट हो चुका होगा। यहाँ पे जब आप देखोगे 2, 3, 5, 10, ये नंबर सॉर्ट हो चुका है। अब अगर मैं आपको चाहते हो ये 2, 3, 5, 10 ना हो, 10, 5, 3, 2 यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे b माइनस ए कर देना है। दैट्स इट, बस b माइनस ए करोगे, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। अब आप सोचोगे कि ये काम कैसे कर रहा है, इसका एल्गोरिदम थोड़ा समझते हैं, और फिर से चलते हैं वेबसाइट पे डॉक्यूमेंटेशन में। और यहाँ आप देख सकते हो, ये जो हम पास कर रहे हैं ना, ये एरो फंक्शन, ये कंपेयर फंक्शन है, यही काम कर रहा है कंपेयर करने का। अब देखो बहुत ही ध्यान से समझना, यहाँ क्या हो रहा है, दो वैल्यू आ रहा है, ए और बी आ रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया, यानी कि 2 और 10 पहले आ गया। जब यहाँ पे ए माइनस बी करेगा, यानी कि 2 माइनस 10 करेगा, तो वैल्यू क्या होगा, -8 होगा। इतना समझ में आया, वैल्यू तो -8 हो गया। अब ये किस तरीके से काम कर रहा है वो समझते हैं। जब ये -8 होगा, -8 क्या होता है, लेस देन 0। तो लेस देन 0 में यहाँ देखो क्या लिखा है, सॉर्ट ए बिफोर बी, यानी कि ए को वहीं रहने दो और बी को बाद में ही रहने दो, यानी कि 2 को यहीं रहने दो और 10 को यहीं रहने दो। इतना समझ में आया। अब अगर ये मान लो बड़ा हो गया, देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये बड़ा हो गया है, 10 और 5 बड़ा हो गया है। ठीक है, यानी कि 10 माइनस 5 करेंगे तो 5 आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। तो पॉजिटिव में आ रहा है, तो यहाँ क्या बोल रहा है, सॉर्ट ए आफ्टर बी, यानी कि ए को बाद में कर दो। ए ये था 10 और बी 5 था, तो ए को बाद में कर दो, यानी कि 5 यहाँ कर दो अब, और 10 को यहाँ कर दो। आई होप आपको ये एल्गोरिदम समझ में आया होगा। तो मैं पहले जैसा कर देता हूँ। अब देखो इस तरीके से ये काम करेगा, बार बार दो दो नंबर लेगा और दोनों नंबर को माइनस करेगा, और फिर जिस हिसाब से होगा, अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो ए को बाद में कर देगा, लेस देन 0 होगा तो बी को बाद में कर देगा, और अगर इक्वल होगा 0 के तो ये क्या करेगा, पहले जैसा ही रख देगा, ए और बी को कोई चेंज नहीं करेगा। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा सॉर्ट मेथड। और मैंने ये मिस्टेक्स भी बताया आपको कि अगर आप डायरेक्ट करते हो तो कुछ नंबर्स पे आपको तो आंसर मिल जाएंगे,
बट कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड नंबर होंगे जिस पे आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेंगे और आप घबरा भी जाओगे। इसलिए मैंने कहा कि मैं पहले मिस्टेक्स बताऊंगा, फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन में लेके पढ़ाऊंगा, दिखाऊंगा, और मैंने आपको दिखा दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा शॉर्ट मेथड और इज अरे मेथड, कीज, वैल्यू एंड एंट्रीज के बारे में। अब ये तीनों को मैं एरे में भी बताऊंगा एंड ऑब्जेक्ट में भी बताऊंगा, यानी कि एरे को बनाऊंगा और एरे में ये तीनों कैसे यूज होगा वो बताऊंगा, और ऑब्जेक्ट बनाऊंगा फिर ऑब्जेक्ट में बताने वाला हूँ। तो बहुत ही डिटेल में वीडियो होने वाला है। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए, बट वीडियो को एंड तक देखना। आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा कि एरे में कैसे इन तीनों प्रॉपर्टीज को, तीनों मेथड को यूज करना है और ऑब्जेक्ट के साथ भी कैसे करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एरे के साथ कैसे करते हैं। देखो, एरे के साथ बेसिकली हम कीज वैल्यू ज्यादा यूज नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमारे पास फॉर ऑफ लूप और फॉर इन लूप होता है। क्या होता है, कैसे हम करते हैं, सभी हम देखने वाले हैं एक एक चीज को। ठीक है, तो एंड तक वीडियो बस देखते रहना, सब समझ में आएगा। देखो, यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एज यूजल एक एरे बना लेता हूँ। ठीक है, एक एरे बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपली एरे लिख देता हूँ कि मैं एरे में बात कर रहा हूँ। जब ऑब्जेक्ट में बात करूंगा तो ऑब्जेक्ट लिख दूंगा। अब देखो, यहाँ पे मैं एक एरे बनाता हूँ सिंपली एरे नाम से, सिंपल है। और यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू डाल देता हूँ, कुछ भी वैल्यू मैं डाल सकता हूँ। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो, हम क्या करते थे, अगर मुझे ध्यान से सुना, अगर मुझे इन सब की वैल्यू चाहिए होता था तो हम सिंपली क्या करते थे, यहाँ पे फॉर ऑफ लूप चलाते थे। तो मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैल्यू ऑफ किसका, एरे का। अब देखो, मैंने ना लूप में फॉर ऑफ लूप, फॉर इन लूप बहुत ही डिटेल में बात किया है, तो उसको एक बार देख लेना, छोटा सा वीडियो होगा। उसके बाद बहुत मजा आएगा इसको समझने में। अब देखो, यहाँ पे अगर मैं कंसोल कराता हूँ, बहुत ही आराम आराम से पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैल्यू। ठीक है, अब देखो, अगर वैल्यू मैं प्रिंट कराना चाहूँ तो फॉर ऑफ लूप क्या करेगा, इसका वैल्यू जो होगा वो आपको लाके दे देगा और प्रिंट करा देगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अगर मैं इन लगा दूं तो यहाँ मैं इंडेक्स ले सकता हूँ, यानी कि अब मुझे ये इंडेक्स देगा। देखो, जैसे ही मैं यहाँ अब इंडेक्स प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे इंडेक्स किया, अब देखो इसका इंडेक्स दे दिया, यानी कि इस एरे का इंडेक्स लेना है तो फॉर इन लूप लगा दो, और अगर आपको वैल्यू लेना है तो फॉर ऑफ लूप लगा दो। अब इंडेक्स की मदद से आप यहाँ पे वैल्यू भी ले सकते हो। तो कैसे, एरे ऑफ इंडेक्स, क्योंकि एरे है उसका जब आप इंडेक्स डालोगे, इंडेक्स 1 डालोगे तो आपको 5 मिल जाएगा, 2 डालोगे तो आपको 7 मिल जाएगा, 0 डालोगे तो आपको 4 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप फॉर इन लूप से आप वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हो और इंडेक्स भी प्रिंट करा सकते हो। बेसिकली ये देगा आपको इंडेक्स ही, बट इस तरीके से आप उसका वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हो। तो ये तो था आपका पहले का रिकैप, मैंने करा दिया। अगर आपने लूप नहीं पढ़ा होगा तो मैंने रिकैप करा दिया। ठीक है, लेकिन इसी काम को आप कीज और वैल्यू के मदद से कर सकते हो। कैसे, मैं सिंपली क्या करूंगा, फॉर ऑफ लूप चलाऊंगा, यहाँ पे फॉर ऑफ लूप चलाऊंगा और यहाँ लिखूंगा इंडेक्स और ऑफ किसका, एरे डॉट। अगर मैं कीज लिखूंगा, ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना, मैंने लिखा एरे डॉट कीज, तो ये जो एरे डॉट कीज होगा ना, मुझे इंडेक्स देगा, मुझे इसका की देगा। और एरे का की जो होता है वो इंडेक्स होता है। एरे का की क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, इसका की होगा 1, इसका की होगा 2, इसका की होगा 3, इस तरीके से उसका इंडेक्स जो होगा वो की मिलेगा। अगर मैं प्रिंट करा के दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स को प्रिंट करा के दिखा देता हूं एक बार, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपको इंडेक्स मिल रहा है। बट अगर आपको वैल्यू चाहिए तो कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे वैल्यू लिख देना है, बस यहाँ पे वैल्यूज लिख देना। ठीक है, अब जैसे ही एरे डॉट वैल्यूज करते हो, जैसे ही ये मेथड लगाते हो, वैसे ही आपको क्या होगा, एक एक करके इसमें वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पे आप इंडेक्स भी रहने दे सकते हो, क्योंकि ये वेरिएबल का नाम है तो आप कुछ भी रख सकते हो, बट थोड़ा सा मीनिंगफुल हो जाए इसलिए मैं यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ। और यहाँ पे भी वैल्यू प्रिंट करा के दिखा देता हूँ आपको, तो आपको यहाँ पे वैल्यू दिखेगा। सो आई होप आपको समझ में आएगा कि कीज का और वैल्यूज का कैसे यूज करते हैं एरे में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इंट्रीज के बारे में। इंट्रीज जो है वो आपको दोनों दे देगा। इंट्रीज जो है, ध्यान से सुनना, इंट्रीज जो है वो आपको कीज भी देगा, वैल्यू भी देगा। एक बात बताओ, अगर आपको की वैल्यू दे रहा है तो वो एरे के फॉर्म में देगा। अब दो नंबर को अगर आपको कहीं स्टोर कराना है तो कहाँ कराओगे, आप एरे में कराओगे। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या देगा, एरे के अंदर ये, जैसे ही आप लिखोगे एरे डॉट इंट्रीज,
वैसे ही आपको ये एरे के फॉर्म में दे देगा क्या, की भी देगा और वैल्यू भी देगा। तो की वैल्यू दोनों वैल्यू में आ जाएगा, देखना यहाँ पे की वैल्यू दोनों एरे के फॉर्म में वैल्यू में आ गया। अब आप जानते हो कि एरे को डी स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, यहाँ पे सिंपली इस तरीके से लगाओ और यहाँ पे इंडेक्स लिख दो कॉमा वैल्यू लिख दो, क्योंकि आप जानते हो अगर वैल्यू के अंदर एरे आ रहा था तो एरे को डी स्ट्रक्चर कर सकते हो। यहाँ से इंडेक्स में आप उसका इंडेक्स आ जाएगा 0 1 2 3 4 और वैल्यू में इसका वैल्यू आ जाएगा, यानी कि ये सब वैल्यू उठ के आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे इंडेक्स इंडेक्स प्रिंट कराते हो और वैल्यू प्रिंट कराते हो तो आपको इंडेक्स और वैल्यू दोनों प्रिंट होता हुआ दिख जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कीज का, वैल्यू मेथड का और एंट्रीज मेथड का यूज एरे में कैसे करते हैं। अब यहाँ पे सिंपली मैं इसे कमेंट करता हूँ और बात करता हूँ ऑब्जेक्ट में। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपको पता है मैं इस तरीके से इसलिए लिखता हूँ क्योंकि आपको गिटहब पे इसका पूरा का पूरा कोड मिल जाता है, ताकि आप रिवाइज करो तो आपको अच्छे से समझ में आए। और हाँ, एक और बात, आपको डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड का लिंक मिलेगा, आप उसको जरूर ऐड कर लेना, उसको जरूर एक्सेस कर लेना, क्योंकि आप उस पर जब एक्सेस करोगे बहुत सारे लोग होंगे वहां पे, आप डाउट्स पूछ सकते हो, मैं भी आपका डाउट्स क्लियर करूंगा। अगर कोई और बच्चे, अगर मान लो मैंने नहीं देखा कभी डाउट, तो बहुत सारे बच्चे अगर वहां जुड़ेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, कोई भी आपका डाउट क्लियर कर सकता है। तो डिस्कॉर्ड को नीचे से एक्सेस जरूर कर लेना। यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट लिए सिंपली एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा सिंपल। ऑब्जेक्ट के अंदर मैं कुछ प्रॉपर्टी डालूंगा, जैसे एक नेम प्रॉपर्टी हो गया, नेम के अंदर मैं लिखता हूँ आकाश, ठीक है। एक रोल हो गया, रोल के अंदर मैं मान लो 14 लिखता हूँ, और उसके बाद मैं सिंपली एज लिखता हूँ, एज मान लो 25 लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये मैंने लिख दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कीज को, वैल्यूज को और एंट्रीज को कैसे एक्सेस करते हैं। देखो हम यहाँ पे सबसे पहले तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये जो भी होगा आपका कीज होगा वैल्यू होगा वो एरे के फॉर्म में रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर मैं कीज करूं, देखो तो आपको सिंपली यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा पहले, और यहाँ ध्यान देना ये जो ऑब्जेक्ट का ओ है ना वो कैपिटल होगा। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद आपको यहाँ सिंपली कीज लिखना होगा, और कीज के अंदर जिसका भी कीज चाहिए, मान लो मैंने मुझे इस ऑब्जेक्ट का कीज चाहिए तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख दूंगा, ठीक है। अब ये रिटर्न करेगा कुछ, देखते हैं रिटर्न क्या करता है। यहाँ पे सिंपली मैं लिख देता हूँ वैल्यू, वैल्यू को चेक करते हैं ये आखिर है क्या, ठीक है। पहले चेक करते हैं उसके बाद इसको प्रिंट कराएंगे। कंसोल डॉट लॉग और वैल्यू को सिंपली चेक करता हूं सबसे पहले। तो मैंने सिंपली क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट डॉट कीज एक प्रॉपर्टी है जिसमें मैंने इस ऑब्जेक्ट को पास कर दिया। अब इसका देखते हैं हम कीज में, यानी कि इस वैल्यू में क्या मिलता है। देखो यहाँ पे आपको कीज मिल जाएगा एरे के फॉर्म में, बहुत ही ध्यान से समझना। इस ऑब्जेक्ट का आपको इस मेथड का यूज करने से आपको कीज मिल रहा है। यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, इंडेक्स मिल रहा है, सॉरी इंडेक्स नहीं, एक्चुअली कीज मिल रहा है, ठीक है, की मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे की को प्रिंट करा रहा हूं तो मुझे की यहाँ पे मिल जाएगा, सिंपल है। अब आपको पता है कि ये जो लाइन है वो आपको एरे रिटर्न करके दे रहा है। तो एक बात बताओ, अगर एरे है तो एरे पे तो कोई प्रॉपर्टी लगा सकते हो ना, कोई मेथड लगा सकते हो जो कि मौजूद है, जैसे फॉर ईच मेथड लगा सकते हो, आप सिंपली फॉर ऑफ लूप लगा सकते हो। तो हम लगा के देखते हैं एक बार। हम सिंपली क्या करेंगे, फॉर, अगर मुझे कीज चाहिए तो मैंने यहाँ पे लिखा ही है ऑब्जेक्ट डॉट कीज, तो मुझे कीज ही देगा। अगर मैं प्रिंट कराऊं, मैं लिखूं यहाँ पे के ऑफ की, ठीक है, के ऑफ की लिखता हूं, क्योंकि आपको पता है इस की के अंदर, इस की के अंदर की आ चुका है, किसका की, इस ऑब्जेक्ट का की, यानी कि ये नेम आ चुका है, ये रोल आ चुका है, ये एज आ चुका है, किस फॉर्म में, एरे के फॉर्म में। तो एरे के फॉर्म में आ चुका है तो एरे को आइटरेट करा सकते हैं। तो के में क्या होगा, उठ के एक एक वैल्यू आएगा, एक एक की आएगा। अगर मैं के को प्रिंट करा के दिखाऊं एक बार तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। के में आपको इस, ये जो की है आपको दिखता हुआ नजर आएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट कीज ना लिख के ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू लिखता हूँ, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज लिखता हूँ, बहुत ही ध्यान से समझना, अब वैल्यू उठ के आ जाएगा। आपको आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आप यहाँ पे वैल्यू भी लिख सकते हो थोड़ा मीनिंगफुल बनाने के लिए, कि वैल्यू में से उठा रहे हो और यहाँ पे के को प्रिंट करा रहे हो तो आपको वैल्यू दिखेगा। यानी कि ऑब्जेक्ट डॉट कीज जो है वो आपको एरे रिटर्न करेगा कीज का, और ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू जो है वो आपको एरे ही रिटर्न करेगा, किसका, वैल्यू का। यानी कि ये जो आकाश दिख रहा है, 14 दिख रहा है, 25 दिख रहा है, ये आपको एरे के फॉर्म में मिल जाएगा। सो मैंने बहुत ज्यादा डिस्कस कर दिया इस बारे में। अब हम बात करते हैं एंट्रीज के बारे में।
अब देखो इंट्रीज में, एरे में क्या कर रहा था, एरे में आपको एरे के फॉर्म में इंट्रीज दे रहा था, ठीक है, यानी कि इंडेक्स और वैल्यू दोनों दे रहा था। इसमें भी कीज और वैल्यू दोनों देगा एरे के फॉर्म में, यानी कि अब ये एरे ऑफ एरे हो जाएगा। कैसे, मैं समझाता हूं एक बार आपको। यहाँ पे मैं लिखता हूं ऑब्जेक्ट डॉट इंट्रीज, ऑब्जेक्ट डॉट इंट्रीज लिखता हूं, और चेक करता हूं मैं पहले कि वैल्यू आखिर दे क्या रहा है, फिर आपको अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे आप उसको आइट्रेट कर पाओगे। अब पहले तो चेक कर लेते हैं इंट्रीज आखिर देता क्या है, रिटर्न क्या करता है। तो देखो यहाँ पे एरे ऑफ एरे दे रहा है, यानी कि ये ब्रैकेट के अंदर एरे ऑफ टू, टू यानी कि टू क्यों है, क्योंकि की और वैल्यू के फॉर्म में है। देखो फिर से समझा रहा हूँ, ये एरे है बाहर में, उसके अंदर तीन एरे है, तीनों एरे के अंदर आपको दो दो वैल्यू दिख रहा होगा की और वैल्यू के फॉर्म में, यानी कि ये जो की और वैल्यू है ये पहला एरे है, ये की और वैल्यू दूसरा एरे है, और की और वैल्यू तीसरा एरे है। और उसके बाहर क्या होगा, एक और एरे होगा, क्योंकि ये तीनों किसके अंदर होगा, एरे के अंदर ही होगा। तो इस तरीके से आपको वैल्यू मिलेगा। अब आपको पता है एरे के अंदर एरे मिल रहा था, यानी कि आप वैल्यू को, अगर मान लो कोई चीज प्रिंट कराना है, मान लो नेम प्रिंट कराना है, ठीक है, ये पूरा का पूरा नेम वाला प्रिंट कराना है, तो अगर ये तो जीरो इंडेक्स पे होगा, तो अगर वैल्यू ऑफ जीरो लिखते हो तो ध्यान से समझना, यहाँ नेम और आकाश वाला एरे प्रिंट हो जाएगा, यानी कि पहला वाला एरे प्रिंट हो जाएगा। जो एरे के अंदर एरे था ना तीन, उसमें तीसरा में से पहला वाला, जो पहला सॉरी जीरो इंडेक्स पे जो होगा वो प्रिंट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे टू लिखते हो तो ये दूसरा वाला, यानी कि ये वाला प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि यही होगा टू इंडेक्स पे, तो एज वाला प्रिंट हो जाएगा। मान लो आप इसका की चाहते हो, इसका वैल्यू चाहते हो, तो की के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो इस एरे का की जीरो इंडेक्स पे है, वैल्यू वन इंडेक्स पे है, तो जीरो और वन की मदद से आप इसको भी एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे आप लिखोगे जीरो, तो आपको ये एज का यहाँ ये की मिल जाएगा, यहाँ पे आपको की मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप लिखते हो यहाँ पे सिंपली वन, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा 25। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एरे में कैसे इन तीनों को यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट में कैसे इन तीनों को यूज करते हैं, और किस तरीके से आप आइटरेट कर सकते हो। सो देखते हैं, देखो ये एरे का मेथड है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक एरे बना लेते हैं। तो कॉन्स्ट एज नाम से एक एरे बना लेते हैं, ठीक है, कॉन्स्ट एज नाम से एक एरे बना लेते हैं, सिंपल। इसमें कुछ रैंडम वैल्यू डाल देते हैं, बहुत ही बढ़िया। इतना आपको समझ में आया होगा कि मैंने एक सिंपल एरे बनाया अभी तक, और कुछ भी नहीं किया। अब जब मैं सम मेथड को अप्लाई करूंगा, तो देखना मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली क्या करूंगा, जो भी एरे है जिस मेथड पे भी अप्लाई करना उसको पहले लिखूंगा एज, मैं लिखूंगा डॉट, उसके बाद लिखूंगा सम, और उसके बाद इस ब्रेसेस के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन आएगा। अब देखो इस फंक्शन को हो सकता है कि मैं बाहर बनाऊं, यहाँ पे कहीं बना लूं और फिर इसके अंदर कॉल करूं, या फिर ये भी हो सकता है कि मैं इसी के अंदर बना लूं। सो दोनों तरीके से मैं बताऊंगा। पहले सिंपल एक फंक्शन बनाता हूं बाहर में, अगर अभी नहीं समझ में आ रहा डोंट वरी, जब ये सम मेथड का मैं जब फंक्शन बना के कॉल करूंगा ना, फिर एक बार बढ़िया सा समझाने वाला हूँ कि ये काम कर कैसे रहा आखिर सम मेथड। सो बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत ही प्यार से समझना है। देखो यहाँ पे मैं सिंपली एक फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन बनाता हूँ चेक एज नाम से। ये क्या करेगा, ये सिंपली एज को चेक करेगा। क्या चेक करेगा, मैं कराऊंगा उसको क्या, मैं रिटर्न कराऊंगा कब, जब एज ग्रेटर देन और इक्वल टू हुआ 18 के। मैं इसको क्या बोल रहा हूं कि अगर एज जो हो वो 18 या 18 से बड़ा हो, तो तुम सिंपली रिटर्न कर दो। अब जाहिर सा बात है कि ये जो कंडीशन होगा ये ट्रू या फॉल्स देगा कि बुलियन वैल्यू देगा। ठीक है, बढ़िया बात है, इतना समझ में आया होगा। अब ध्यान से समझना, अब यहाँ पे रिटर्न तो मैंने करा दिया, लेकिन इसके अंदर ये लेगा, ये एज पैरामीटर लेगा भी, ठीक है, ये एज पैरामीटर लेगा, और इस एज को तब चेक करेगा कि 18 है या 18 से बड़ा है। इतना तक समझ में आया, ये सिंपली मैंने फंक्शन बनाया, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फंक्शन के बारे में मैंने बात कर रखा है अच्छे से, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, एज डॉट सम किया, इसके अंदर सिंपली मैं चेक एज को पास कर दूंगा। अब देखो अब क्या होगा, बहुत ही ध्यान से समझना। अच्छा एक काम करता हूँ, इसको प्रिंट भी करा देता हूँ, मैं प्रिंट करा के आपको दिखाऊंगा ना, और अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहाँ पे इसने ट्रू वैल्यू रिटर्न किया। देखो नाम से क्लियर है, सम, सम मतलब होता है कुछ, यानी कि इस एज में ये जो एरे बना है ना, इसके अंदर का कुछ एलिमेंट भी, एक एलिमेंट भी अगर 18 से बड़ा मिल जाए, तो यहाँ पे तुमको रिटर्न ट्रू ही करना है। सिंपल बात है। मैंने बोला कि मैंने एज डॉट सम किया, इस मेथड को अप्लाई किया, इसके अंदर सिंपली एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, मैंने यहाँ फंक्शन पास कर दिया, और ये फंक्शन क्या ले रहा है, एज ले रहा है, और एज को चेक कर रहा है कि एज बड़ा है, बराबर है 18 के,
तो ट्रू रिटर्न कर देगा। तो ये क्या किया, ये पहले आया 10 देखा, ये सबको चेक करेगा एक एक करके। 10 देखा, 10 तो छोटा है 18 से, कोई बात नहीं। 52 देखा, इसको 52 मिल गया। सम मेथड करता ही यही है कि अगर एक भी मिल गया तो तुमको ट्रू ही रिटर्न करूंगा मैं। इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। बट ध्यान से समझना, इसको मैं कॉपी करता हूं और एवरी मेथड में आता हूं और कुछ नहीं करता हूं। इसको पहले कमेंट भी करता हूं, ठीक है, और कुछ नहीं करता हूं, सिंपली सम के जगह पे मैं एवरी लगा देता हूं। अब देखना क्या होगा। अब एक भी अगर एक भी अगर एलिमेंट 18 से कम होगा, इस कंडीशन को एक भी एलिमेंट अगर पास नहीं किया तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। देखो यहाँ पे फॉल्स किया। अगर मैं चाहता हूं कि एवरी मेथड काम करे, एवरी का देखो, एवरी कॉन्सेप्ट ही है। एवरी आप अगर वर्ड को सही से पकड़ो, एवरी का मतलब ये होता है हर एक एलिमेंट। तो हर एक एलिमेंट ये कंडीशन को पास करना चाहिए। अगर मैं इसको 100 कर दूं तो देखो अब सब एलिमेंट जो है वो 18 से बड़ा है, यानी कि सब एलिमेंट इस कंडीशन को तो पास कर रहा है। तो अगर कंडीशन पास करा तो अब दे देगा ट्रू। लेकिन अगर कहीं भी मैंने एक एलिमेंट को 18 से कम कर दिया तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो सम और एवरी यही करता है। अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ पे फंक्शन ना बनाऊं और मैं इसके अंदर ही फंक्शन बना लूं, तो आप सिंपली बना सकते हो। किस तरीके से, एरो फंक्शन, आप जानते हो मैंने फंक्शन में बात किया इस बारे में। एरो फंक्शन में क्या लेगा, एज लेगा यहाँ पे, और यहाँ पे सिंपली एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 रहेगा। कंडीशन मैंने यहाँ डाल दिया और एक पैरामीटर ले लिया एज। अब क्या होगा, एक एक करके एज आता रहेगा, एक एक वैल्यू, और चेक करता रहेगा। एवरी में हर एक एलिमेंट को चेक करेगा। सम में एक भी एलिमेंट अगर उसको कंडीशन पास होता हुआ दिख गया तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा। लेकिन एवरी में ऐसा नहीं है। एवरी में क्या हुआ है, देखो यहाँ पे एक एलिमेंट जो है 18 से कम है, कंडीशन को पास नहीं कर रहा है, तो वो क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर सभी एलिमेंट को मैंने 18 से ऊपर कर दिया, यानी कि सभी एलिमेंट को मैंने कंडीशन पास करा दिया, तो वो क्या होगा, ट्रू रिटर्न करेगा। सो आई होप आपको सम और एवरी मेथड समझ में आया होगा। सो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं फिल मेथड और वैल्यू ऑफ मेथड, और ये बहुत ही छोटा सा मेथड है। सो सबसे पहले हम इसे अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे, और सिंपली एक एरे बनाते हैं एज नाम से, और यहाँ पे एज के अंदर कुछ वैल्यू डाल देते हैं, यहाँ पे कुछ वैल्यू डाल देते हैं। ओके, अब देखो जब फिल मेथड हमें अप्लाई करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें सिंपली लिखना होगा कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम लिख देते हैं एज डॉट फिल। बस आपको ये लाइन लिखना है, किसको फिल करना है, एज को फिल करना है, किस चीज से फिल करना है वो आपको इसके अंदर लिखना है। मैं चाहता हूं कि ये सब जो वैल्यू है ना वो 5 से रिप्लेस हो जाए, 5 से फिल हो जाए। एक स्टैटिक वैल्यू से, एक कांस्टेंट वैल्यू से अगर आपको कोई चीज को फिल करना है, कोई एरे को, तो आप सिंपली फिल मेथड का यूज करोगे, जिसमें आप क्या करोगे, एरे का नाम लिखोगे, फिल मेथड लगाओगे, और इसके अंदर आप जो भी वैल्यू से, जैसे मान लो 5 से मैं करना चाहता हूँ, तो जैसे मैं ये काम करूंगा ना, आपको दिखेगा क्या, ये सभी का सभी जो एलिमेंट है वो 5 से रिप्लेस हो चुका है। लेकिन मान लो आप चाहते हो ये 5 से रिप्लेस हो, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये 5 से रिप्लेस हो। मैं यहाँ पे लिखूंगा, एक सेकेंड, यहाँ पे लिखूंगा एज डॉट फिल, और मैं बोलूंगा 5 से रिप्लेस हो, ठीक है, कॉमा डाल के मैं चाहता हूं उसका स्टार्टिंग इंडेक्स भी बताओ कि कहाँ से हो। मैं चाहता हूं ये 0 है, ये 1 है, और ये 2 है, तो मैं चाहता हूं 2 से हो, तो यहाँ सिंपली मैं स्टार्टिंग इंडेक्स भी 2 डाल सकता हूँ। जैसे ही 2 करूंगा ये 4 और 25 वैसा का वैसा रह जाएगा, और ये दोनों जो है वो 5 हो जाएगा। और इसे मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, और तब आप देखना यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हो 4 और 25 रह गया और 5 से रिप्लेस हो गया। कौन सा इंडेक्स से, 2 इंडेक्स से। अगर आप चाहते हो मैं एंड इंडेक्स भी दूं, मतलब मैं बताऊं कि कहां तक आपको फिल करना है, तो मैं एंड इंडेक्स भी दे सकता हूं। लेट सपोज मैं देता हूं 3, तो देखो यहाँ 2 से शुरू होगा, ये 2 इंडेक्स है 85 और 3 ये है, तो 2 से लेकर 3 तक जाएगा, बट 3 वाला नहीं होगा, हमेशा 3 से पहले। आप स्लाइस में भी देखते होगे कि जो इंडेक्स आप एंड इंडेक्स देते हो वहां तक नहीं जाता, उसके एक पहले इंडेक्स तक रुक जाता है। वैसे ही इसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 85 क्या हो जाएगा, 5 से रिप्लेस हो जाएगा, 5 से फिल हो जाएगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये 5 से फिल हो गया, बाकी वैसा का वैसा ही रह गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा फिल मेथड क्या करता है। अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ मेथड के बारे में, और इसको हम सिंपली कमेंट करते हैं, और यहाँ पे वैल्यू ऑफ मेथड के बारे में बात करते हैं। अब देखो वैल्यू ऑफ मेथड जनरली यूज नहीं करते हैं कोई, ये सिंपल बाय डिफॉल्ट नेचर है। जब भी आप एरे को, लेट सपोज मैं एक एरे बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक एरे बनाया मैंने, और इसके अंदर मैंने रैंडम कुछ
वैल्यूज डाल दिया। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है, ये जनरली यूज नहीं करते हैं, बट आपको पता होना चाहिए इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। देखो, अगर मैं इसे प्रिंट कराऊँ, अगर मैं कंसोल कराता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और सिंपली मैं एरे को प्रिंट कराता हूँ, तो आपको सिंपली वो एरे प्रिंट होता हुआ दिख जाएगा। तो ये तो आपको पता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट नेचर है, अगर आप साथ में डॉट वैल्यू वैल्यू ऑफ अगर लगा देते हो, वैल्यू ऑफ लगा देते हो, तो भी वही प्रिंट करने वाला है। आप देख सकते हो, मैंने वैल्यू ऑफ लगाया तो भी वही प्रिंट किया, अगर मैं वैल्यू ऑफ नहीं लगाता हूं तो भी ये यही प्रिंट करने वाला है। देखो, यही प्रिंट किया, अगर मैं वैल्यू ऑफ लगा दूं तो भी वही प्रिंट करने वाला है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा फिल मेथड और वैल्यू ऑफ मेथड। सो आज के वीडियो में हम ये 4 मेथड्स के बारे में बात करने वाले हैं, और बहुत अच्छे से बात करेंगे कि फाइंड मेथड कैसे काम करता है, फाइंड इंडेक्स क्या होता है, कैसे काम करता है, फाइंड लास्ट के बारे में बात करेंगे, और फाइंड लास्ट इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइंड इंडेक्स के बारे में। तो ये एरे का मेथड है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, एक एरे बना लेंगे। हमने एक एरे बना लिया एजेस नाम से, उसके अंदर हम कुछ वैल्यू डाल देते हैं। सिंपली लेट सपोज ये कुछ वैल्यू हमने डाल दिया, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये भी क्या करेगा, एक टेस्ट केस लेगा, यानी कि एक कंडीशन लेगा और उस कंडीशन को पास करेगा। ये कैसे काम करेगा, बिल्कुल ध्यान से समझना, मैं बहुत प्यार से समझाने वाला हूँ इस टॉपिक को। देखो, मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं लिखूंगा एजेस डॉट फाइंड, ये तो आपको लिखना ही है। इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन आएगा। मैं क्या करता हूँ, बाहर में एक फंक्शन बनाता हूँ और उसके बाद इसके अंदर कॉल कर दूंगा। मैं फंक्शन बनाता हूँ सिंपली चेक एज नाम से दोबारा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसमें सिंपली रिटर्न करता हूँ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 21। ठीक है, अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 21 के तो ये रिटर्न कर देगा, लेकिन यहाँ एज लेगा भी। अब आपको पता है, फंक्शन आपने पढ़ा है, तो ये फंक्शन बनाना तो आपको आता होगा कि कैसे रिटर्न करते हैं। अब जब मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ, तो इस रिटर्न वैल्यू को यहाँ कोई वेरिएबल में इसको लेना पड़ेगा, तो मैं सिंपली रिटर्न वैल्यू को इसके अंदर ले लूंगा। अब यहाँ पे सिंपली इसमें पास करना मुझे ये फंक्शन। ये कैसे काम करेगा ये अभी बहुत प्यारे तरीके से समझाऊंगा, डोंट वरी। अभी के लिए सबसे पहले हम आउटपुट देखते हैं, उसके बाद इसे समझते हैं कि आखिर ये काम कर कैसे रहा है। यहाँ पे सिंपली मैं रिटर्न वैल्यू को प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको। यहाँ ध्यान से समझना, यहाँ पे 84 रिटर्न कर रहा है। अब ये क्यों कर रहा है, बहुत ध्यान से समझना। देखो, यहाँ पे ये पहला एलिमेंट चेक किया, ये 15 है, ये कंडीशन पास नहीं कर रहा है। दूसरा एलिमेंट चेक किया, 84 हो गया। जैसे इसको पहले में ही, यानी कि स्टार्टिंग से लेफ्ट टू राइट ये चेक करना शुरू कर रहा है, और जहां इसको मिल रहा है वहां पे वो रिटर्न कर दे रहा है उस वैल्यू को। मैंने ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, मैंने बोला उस वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, ना कि ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर रहा है, उसके वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। तो वो क्या किया, उसने उसने 15 चेक किया, 15 तो ये कंडीशन पास नहीं कर रहा है, तो उसने क्या किया, सिंपली आगे बढ़ा और चेक किया, 84 पास कर गया। जैसे ही एक भी कंडीशन मिलता है वो स्टॉप कर दिया और उस वैल्यू को आपको प्रिंट करके दे दिया। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब मान लो कि अगर ये 8 रहता और स्टार्टिंग में मैं कुछ और वैल्यू रखता जो कि 21 से बड़ा हो, 26 रखूं, तो मुझे 26 देगा। उसके बाद ये बिल्कुल भूल जाएगा, इसके बाद कुछ भी रहे, 21 से बड़ा रहे ना रहे डजेंट मैटर, ये 26 इसको पहले मिल गया, ये 26 रिटर्न कर देगा। तो ये क्या कर रहा है, स्टार्टिंग से देखना शुरू कर रहा है, लेफ्ट से राइट। ये क्या कर रहा है, लेफ्ट से राइट देख रहा है। मैं यहाँ लिख देता हूँ लेफ्ट टू राइट, और ये दे क्या रहा है आउटपुट में, ये दे रहा है आउटपुट में वैल्यू। मैंने यहाँ आपके लिए लिख दिया। देखो, ये लेफ्ट से राइट चेक कर रहा है, और जैसे ही ये कंडीशन पास कर रहा है, ये सिंपली आउटपुट में वैल्यू दे रहा है। वैल्यू यानी कि ये जो वैल्यू है उसको प्रिंट करके दे रहा है। ये तो रहा फाइंड मेथड। तो फाइंड इंडेक्स फिर क्या करता है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको नीचे पेस्ट करता हूँ फाइंड इंडेक्स के अंदर। अच्छा, इसको कमेंट भी करना पड़ेगा, कमेंट कर देता हूँ। अब फाइंड इंडेक्स क्या करता है, बहुत ध्यान से समझना। नाम से क्लियर है कि ये कुछ नहीं करेगा। जैसे ही मैं फाइंड इंडेक्स लिखूंगा ना यहाँ पे, वैसे ही ये इंडेक्स दे देगा, यानी कि जो भी वैल्यू इस कंडीशन को पास करेगा वो उसका सिंपली इंडेक्स दे देगा। जैसे ये 26 ये कंडीशन को पास कर रहा था, तो पिछली बार 26 प्रिंट कर रहा था यहाँ पे, यानी कि वैल्यू प्रिंट कर रहा था। इस बार वो क्या करेगा, वैल्यू नहीं बल्कि इंडेक्स प्रिंट कर देगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंडेक्स दे देगा, दैट्स इट। और ये भी चेक करेगा लेफ्ट से राइट में, जहां एक भी काउंटर कर गया, एक भी कंडीशन काउंटर कर गया, वहीं पे उसको रिटर्न कर देगा। तो चेक करते हैं इसको।
यहाँ पे आपको 0 दे रहा है। 0 क्यों दे रहा है? क्योंकि 26 है 0 इंडेक्स पे, तो उसका इंडेक्स सिंपली दे देगा। तो आई होप आपको फाइंड मेथड और फाइंड इंडेक्स मेथड समझ में आया होगा। इसी का जस्ट अपोजिट है, अगर आपने फाइंड और फाइंड इंडेक्स समझ लिया, इसी का जस्ट अपोजिट है फाइंड लास्ट और फाइंड लास्ट इंडेक्स। ये क्या करता है, बहुत ध्यान से समझना। ये क्या करेगा, यहाँ पे मैं सिंपली कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे देखना, जैसे ही मैं लिखता हूँ फाइंड लास्ट, जैसे ही मैं लिखता हूँ फाइंड लास्ट, यहाँ पे ध्यान से समझना, ये क्या करेगा, ये लेफ्ट टू राइट ना चेक करके अब ये राइट टू लेफ्ट चेक करेगा, और जैसे ही पहला एलिमेंट इस कंडीशन को पास करता हुआ मिलेगा वैसे ही वो रिटर्न कर देगा। किसको? उस वैल्यू को। यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे फिर से क्या करेगा, वैल्यू है, नाम से क्लियर है। यहाँ सिर्फ फाइंड लास्ट है तो नाम से क्लियर है कि ये सिर्फ वैल्यू देगा, और यहाँ फाइंड लास्ट इंडेक्स है तो ये इंडेक्स दे रहा होगा। इसे हम देखेंगे आगे अभी, बट अभी के लिए ये समझते हैं कि यहाँ पे क्या देगा, लेफ्ट टू राइट चेक करेगा, सॉरी राइट टू लेफ्ट चेक करेगा, यहाँ पे रिवर्स में चेक करेगा और आउटपुट वैल्यू को दे देगा जो भी कंडीशन को पास करेगा। तो यहाँ पे 35 क्या 21 से बड़ा है, इसको पहले मिल गया तो ये 35 को क्या करेगा, रिटर्न कर देगा, तो यहाँ 35 आपको मिल जाएगा। बट अगर मैं यहाँ पे इसको कमेंट करता हूँ फिर से और उसके बाद फाइंड लास्ट इंडेक्स देखता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ फाइंड लास्ट इंडेक्स, जैसे ही मैं ये काम करूंगा ना, बहुत ध्यान से समझना, यहाँ देखेगा राइट टू लेफ्ट पर आउटपुट में फिर यहाँ इंडेक्स दे देगा। यानी कि आप देख पा रहे होंगे कि फाइंड और फाइंड इंडेक्स भाई भाई लग रहा है, और फाइंड लास्ट और फाइंड लास्ट इंडेक्स भाई भाई लग रहा है। यानी कि ये लास्ट से देख रहा है, यानी कि रिवर्स से देख रहा है, और ये वैल्यू दे रहा है और ये इंडेक्स दे रहा है। वैसे ही फाइंड और फाइंड इंडेक्स में ये वैल्यू दे रहा है और ये इंडेक्स दे रहा है, बट इसमें क्या है, लेफ्ट टू राइट देख रहा है, और इसमें क्या है, फाइंड लास्ट और फाइंड लास्ट इंडेक्स में राइट टू लेफ्ट देख रहा है। बस यही फर्क है। और हम देखते हैं, जैसे इसमें बोला मैंने फाइंड लास्ट इंडेक्स में राइट टू लेफ्ट देखेगा और जहां पहला कंडीशन सही मिल जाएगा उसके इंडेक्स को रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे देखो 35 जो है वो 21 से ग्रेटर है, कंडीशन सही हो गया, तो सिंपली 35 का जो इंडेक्स है उसको दे देगा। यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3, 3 इंडेक्स है तो सिंपली यहाँ पे 3 दे देगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फाइंड, फाइंड इंडेक्स, फाइंड लास्ट और फाइंड लास्ट इंडेक्स क्या करता है। तो इस वीडियो के एंड तक आपको स्लाइस और स्प्लाइस मेथड के बारे में डीप नॉलेज होगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आई प्रॉमिस कि आपको इसके बाद स्लाइस और स्प्लाइस मेथड में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो देखते हैं पहले स्लाइस मेथड को। यहाँ पे मैंने कुछ बातें लिखी है, यहाँ पे आप देख सकते हो रिटर्न अ न्यू एरे, यहाँ पे मैंने लिखा है नॉट क्रिएट ए न्यू एरे। इस सब का मतलब मैं आपको बताने वाला हूँ, जो यहाँ पे लिखा है मैं एक एक लाइन का मतलब आपको बताने वाला हूँ प्रैक्टिकली कर करके। सो बिल्कुल घबराना नहीं है, बस वीडियो को एंड तक शांति से प्यारे तरीके से देखना और प्यारी तरीके से समझाने वाला हूँ। सबसे पहले मुझे स्लाइस मेथड को अप्लाई करना है, तो मुझे एक एरे बनाना पड़ेगा। तो मैं सिंपली एक एरे बना लेता हूँ ए नाम से, ठीक है। और ए नाम से मैंने एरे बनाया और 4, 5, 8, 9, 12 दे दिया। इतना तो आपको समझ में आया होगा कि मैंने सिंपली एरे बनाया है। उसके बाद मुझे क्या करना होगा, स्लाइस मेथड को अप्लाई करने के लिए एरे का नाम देना होगा और डॉट लगा के मुझे सिंपली स्लाइस लिखना पड़ेगा। इसके अंदर मुझे क्या क्या वैल्यू देना पड़ेगा, इसके अंदर मैं 2 चीजें दे सकता हूँ, स्टार्टिंग इंडेक्स और एंड इंडेक्स, ठीक है। यानी कि मुझे जो भी स्लाइस निकाला, स्लाइस देखो, स्लाइस का मतलब होता है एक पोर्शन, जैसे आपने ब्रेड का स्लाइस सुना होगा, मैंने एक पोर्शन निकाल दिया है। पोर्शन यानी कि मैं चाहता हूं इस 5 से लेके और 9 तक का एक पोर्शन निकाल दूं, यानी कि एरे के फॉर्म में एक पोर्शन बाहर आ जाएगा और आपको मिल जाएगा। मैं चाहता हूं 4 से लेके और 9 तक का एक पोर्शन निकाल दूं, तो भी आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्लाइस मेथड। कैसे करेंगे ध्यान से सुनना, मैंने बोला जहां से आपको स्लाइस करना है, यानी कि मैं चाहता हूं ये 1 इंडेक्स से यानी कि 5 से मैं स्लाइस कर दूं, तो मैं यहाँ सिंपली 1 लिख दूंगा, दैट्स इट, स्टार्टिंग इंडेक्स लिख दूंगा। कॉमा डाल के मैं चाहता हूं जहां तक, यानी कि एंड इंडेक्स में क्या डालना होगा, जहां तक आपको स्लाइस करना है। तो मैं चाहता हूं ये 1 इंडेक्स लेके ये 2, ये 3 इंडेक्स तक, यानी कि 9 तक पोर्शन निकल जाए। तो मैं सिंपली यहाँ पे 3 न लिख के 4 लिखूंगा, यानी कि जहां तक आपको स्लाइस करना है उसके बाद वाला इंडेक्स सिंपली आपको यहाँ पे लिख देना है। आई होप आपको समझ में आया होगा, जहां से आपको स्लाइस करना है वो इंडेक्स लिखना है और जहां तक करना है उसके बाद वाला इंडेक्स लिख देना है, ठीक है। ये तो बात रहा कि स्लाइस करेगा। अब मैं जब कंसोल कराऊंगा ना ए को, बहुत ध्यान से समझना, मैं ए को पहले कंसोल कराता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। जब मैं ए को कराऊंगा तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा एरे मिल जाएगा,
क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये रिटर्न करेगा नया एरे। देखो यहाँ पे ये 5 से लेके 9 तक का पोर्शन निकाल रहा है। ये पोर्शन किस फॉर्म में निकालेगा? एरे के फॉर्म में निकालेगा। तो एरे रिटर्न कर रहा है ये हमें, तो रिटर्न कर रहा है तो मुझे एक वेरिएबल में डाल लेना होगा इस रिटर्न वैल्यू को। तो मैं सिंपली लिखूंगा रिटर्न वैल्यू, दैट्स इट। और तब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊं ना रिटर्न वैल्यू को, तब मुझे देखना ये 1 इंडेक्स से लेकर और यहाँ 9 तक मिल जाएगा, यानी कि ये 5 से लेकर 9 तक मिल जाएगा वैल्यू। तो ये 5 8 9 मिल चुका है। अगर मान लो कि मैं 3 डालता तो मुझे 9 तक नहीं मिलता, मुझे 8 तक ही मिलता। एंड इंडेक्स में हमेशा याद रखना उसके पहले तक का ही वैल्यू मिलने वाला है। तो यहाँ पे मुझे 5 और 8 मिल जाएगा, दैट्स इट। अब मान लो कि मैंने एंड इंडेक्स डाला ही नहीं, यहाँ पे मैंने हटा दिया आखिरी वाला इंडेक्स। तो क्या होगा? स्टार्टिंग इंडेक्स जो आपने डाला है ना 1, 1 से लेके यानी कि 5 से लेके पूरा का पूरा एलिमेंट आ जाएगा इस रिटर्न वैल्यू में। यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ 5 से लेकर 12 तक आ जाएगा वैल्यू। तो अगर मैं चेक करूँ तो 5 से लेकर 12 तक आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूं तो 2 इंडेक्स से उठ के पूरा का पूरा एलिमेंट आ जाएगा। यहाँ देखो, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये तो आपको समझ में आ चुका होगा इतना। अब मैं क्या करता हूँ, इसको निगेटिव करके देखता हूँ, यहाँ पे -1 करके देखता हूँ तो क्या होता है। जैसे मैं -1 करूंगा ना, वैसे ही देखना ये 12 प्रिंट हो जाएगा। ये 12 प्रिंट हो गया। जैसे ही मैं -2 करूंगा ना, ये देखना ये 9 और 12 प्रिंट हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ 9 और 12 प्रिंट हो गया। इसका मतलब कि जब मैंने -1 लिखा होगा तो इसकी वैल्यू -1 हुई होगी, है ना। इसकी वैल्यू -2, इसकी वैल्यू -3, यानी कि जब आप इधर से जा रहे हो ना तो 0 1 2 इंडेक्स देख रहे हो ना, तो आपको अगर उल्टे साइड से आपको कोई पोर्शन निकालना है ना, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे -1 इसका इंडेक्स होगा, -2 इसका होगा, -3 इसका होगा। तो इसलिए मैंने अगर -1 लिखा है तो मुझे 12 मिल जाएगा। -2 लिखूंगा तो यहाँ -2 यानी कि 9 से मिलेगा पूरा। -3 लिखूंगा तो 8 से मिलेगा। दिखा देता हूँ मैं आपको करके। -3 लिखता हूँ तो मुझे 8 से लेकर पूरा एलिमेंट मिल जाएगा। सो आई होप आपको स्लाइस मेथड समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं स्प्लाइस मेथड के बारे में। तो यहाँ पे सिंपली मैं एक एरे बना लेता हूँ। यहाँ पे सिंपली मैंने एक एरे बना लिया, ठीक है। अब देखो स्प्लाइस मेथड क्या करेगा। देखो हमने पुश और अनशिफ्ट में जब बात किया था तो वहां पे क्या था, पुश में एंड में ऐड कर रहे थे और अनशिफ्ट में स्टार्टिंग में ऐड कर रहे थे। आपने अगर नहीं देखा है वो वीडियो पुश पॉप अनशिफ्ट और शिफ्ट वाला, तो एक बार जरूर देखना उसको, मैंने उसमें बहुत ही अच्छे से बता रखा है। तो यहाँ पे फिलहाल समझते हैं, अगर मान लो कि आपको कहीं बीच में ऐड करना है वैल्यू, यानी कि आपको एंड में नहीं ऐड करना है, आपको स्टार्टिंग में नहीं ऐड करना है, आपको अब कहीं बीच में ऐड करना है, तो उसके लिए आप क्या बताओगे, आप इंडेक्स बताओगे कि कौन से इंडेक्स से ऐड करना है। मैं चाहता हूं इस 5 इंडेक्स पे, यानी कि ये जो 5 इंडेक्स किस पे है, 1 इंडेक्स पे है। तो मैं चाहता हूं, मैं सिंपली चाहता हूं कि ए डॉट स्प्लाइस, आपको क्या करना है, ए डॉट स्प्लाइस करना है इस बार। और इसके अंदर आपको एक इंडेक्स देना है जिस इंडेक्स पे आप एलिमेंट को ऐड करना चाहते हो। मैं चाहता हूं इस 1 इंडेक्स पे एलिमेंट ऐड हो जाए, तो मैं सिंपली 1 लिख दूंगा। आई होप आपको ये पहला वाला आर्गुमेंट समझ में आया होगा। अब अगला आर्गुमेंट देखते हैं, हाउ मेनी एलिमेंट डिलीट। आप चाहते हो कि एक भी एलिमेंट डिलीट ना हो, सिंपली ये क्या हो, ये 5 से लेके ये सब शिफ्ट हो जाए राइट की तरफ। और ये जो 1 इंडेक्स पे 5 है ना, अब 1 इंडेक्स पे वो वैल्यू आ जाए जो कि मैं वैल्यू डालने वाला हूँ। यहाँ पे ये जो आर्गुमेंट देख रहे हो ना, न्यू वैल्यू, उसमें जो वैल्यू मैं डालूंगा ना, जो भी मैं नया वैल्यू डालने वाला हूँ, वो वैल्यू सिंपली 1 इंडेक्स पे आ जाए, एक भी एलिमेंट डिलीट ना हो। तो आप सिंपली 0 यहाँ पे डालोगे। और जो वैल्यू आपको डालना है, मान लो आकाश मुझे डालना है तो मैं आकाश डाल दूंगा, दैट्स इट। अब मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ सिंपली ए को। देखो ऊपर में मैंने ए को प्रिंट कराया था तो आपको वैल्यू नहीं मिल रहा था, मुझे रिटर्न कराना पड़ रहा था, यानी कि यहाँ पे रिटर्न वैल्यू के अंदर लेना पड़ रहा था वैल्यू। बट यहाँ पे मैंने लिखा है कि न्यू एरे क्रिएट नहीं करता, यानी कि इसी के अंदर वो चेंज करेगा। देखो यहाँ पे अगर मैं ए को ही प्रिंट कराऊं ना, तो ये देखना आपको यही एरे प्रिंट होता हुआ दिखेगा, चेंज होकर। यानी कि मैंने बोला 1 इंडेक्स पे इस आकाश को ऐड कर दो, 0 एलिमेंट को डिलीट कर दे। तो 0 एलिमेंट डिलीट यानी कि इस 5 को राइट की तरफ शिफ्ट कर देगा और 1 इंडेक्स पे अब इस आकाश को डाल देगा। तो देखो 4 के बाद आकाश आ जाएगा। अगर मैं 0 के जगह 1 करता हूं तो जो 1 इंडेक्स डाला है ना, इस 1 इंडेक्स से एक एलिमेंट को डिलीट कर देगा और तब आकाश डाल देगा। देखो यहाँ पे
आकाश डाल दिया एक एलिमेंट को डिलीट करके, यानी कि 5 को डिलीट कर दिया। अगर मैं 2 डाल दूं ना, तो ये 2 एलिमेंट को डिलीट करेगा। कहां से कहां तक? जो इंडेक्स मैंने यहाँ पे 1 डाला है ना, जैसे यहाँ पे 1 ये हो गया, 2 हो गया। तो देखो 1 इंडेक्स से लेकर 2 एलिमेंट, मैंने देखो हाउ मेनी एलिमेंट डिलीट के अंदर मैंने 2 डाला है वैल्यू, तो ये 2 एलिमेंट को डिलीट करेगा। तो सिंपली 5 और 8 को डिलीट कर देगा, आकाश पुट कर देगा वहां पे। मान लो मैं 3 डालूं, तो 3 एलिमेंट को डिलीट कर देगा। कहां से? इस 1 इंडेक्स से 3 एलिमेंट को हटा देगा। तो ये सिंपली अब इस तरीके से आपको दिखेगा। सो आई होप आपको ये स्प्लाइस मेथड भी समझ में आया होगा। अब मान लो ये थर्ड केस एक बनता है, मैंने यहाँ पे नोट में लिखा है ये बात, कि आप डिलीट कर सकते हो बिना ऐड किए भी। मैंने यहाँ पे बोला ना, मैंने इस आकाश को ऐड किया है, लेकिन आप चाहते हो मैं सिंपली डिलीट करना चाहता हूँ, तो आप सिंपली कुछ मत करो। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना चाहूंगा, और एक सेकेंड इसको कमेंट से हटा दूंगा। अब देखो, आप सिंपली चाहते हो मैं इस आकाश को डालना ही नहीं चाहता, मैं चाहता हूं 1 इंडेक्स से लेके, यहाँ पे मुझे कॉन्स्ट ए लिखना होगा, इस 1 इंडेक्स से लेके यानी कि 5 से लेके मुझे 21 तक डिलीट ही कर देना है। तो कैसे करोगे? तो आप सिंपली क्या करोगे, सिंपली 1 इंडेक्स तो डाल दोगे, और जहां तक आपको डिलीट करना है, कितना एलिमेंट मैंने लिखा है ना यहाँ पे, हाउ मेनी एलिमेंट डिलीट, तो 3 एलिमेंट डिलीट करना है मुझे। 5 से लेकर 3 एलिमेंट कहाँ तक है? 21 तक है, तो 21 तक डिलीट कर देगा, और नया वैल्यू मैं कोई ऐड भी नहीं कर रहा हूँ, तो सिंपली 4 बच जाएगा आपका यहाँ पे, क्योंकि 5 से लेकर 21 तक डिलीट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूं, तो सिंपली 1 से लेके यहाँ 8 तक डिलीट कर देगा, और 5, 4 और 21 आपको मिल जाएगा। यानी कि फिर से समझना, मैंने बोला 1 इंडेक्स से लेके 2 एलिमेंट डिलीट कर दो, तो 1 इंडेक्स यानी कि 5 से लेके 2 एलिमेंट कहाँ तक जाएगा? 8 तक जाएगा, तो 5 और 8 को डिलीट करेगा, और 4 और 21 बच जाएगा आपका। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्लाइस मेथड कैसे काम करता है। मैंने हर एक केस बता दिया आपको। इस 3 मेथड के बारे में बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं, सो बहुत ही ध्यान से समझना। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूँगा, एक एरे बनाऊंगा सबसे पहले, और एक एरे बनाऊंगा ARR नाम से, और इसके अंदर मैं कुछ वैल्यू डाल दूंगा। इसके अंदर मैंने कुछ रैंडम वैल्यू डाल दिया है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब हमने एरे एलिमेंट डाल दिया है, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखते हैं इंडेक्स ऑफ क्या करता है। इंडेक्स ऑफ लिखने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको सिंपली लिखना होगा एरे डॉट इंडेक्स ऑफ। और इंडेक्स ऑफ किसका, किसका आपको इंडेक्स चाहिए? लेट सपोज आप चाहते हो ये जो आकाश है ना, इसके अंदर, इस एरे के अंदर जो आकाश है, उसका आपको इंडेक्स चाहिए, तो आप सिंपली इस तरीके से ले सकते हो। अच्छा, अब ये जो मेथड है वो रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा? इस आकाश का इंडेक्स रिटर्न करेगा। तो आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे इंडेक्स, या फिर रिटर्न वैल्यू मैं लिखता हूँ, रिटर्न वैल्यू, और सिंपली आपको रिटर्न वैल्यू मिल जाएगा। और जब मैं आपको प्रिंट करा के दिखाऊंगा रिटर्न वैल्यू को, तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करते हैं, रिटर्न वैल्यू को कंसोल कराते हैं। अब बहुत ही ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे 2 दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि आकाश सेकेंड इंडेक्स पे है, इसलिए वहां पे 2 दिखा रहा था। अगर मैं 85 कर दूं, तो 85 3 इंडेक्स पे है, तो मुझे 3 दिखाएगा। तो मुझे क्या दिखाएगा? 3 दिखाएगा। देखो यहाँ पे, तो इंडेक्स ऑफ क्या करता है, वो आपका इंडेक्स चेक करता है किसी एलिमेंट का लेफ्ट साइड से। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो, मैं यहाँ पे कॉमा डाल के एक और बार आकाश लिख देता हूँ, ठीक है। एक और बार आकाश लिख देता हूँ, एक सेकेंड। तो मैंने क्या किया, एक और बार आकाश लिख दिया, तो मुझे यहाँ पे भी आकाश मिल रहा है सेकेंड इंडेक्स पे, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड इंडेक्स पे भी आकाश मिल रहा है, और यहाँ पे फोर्थ इंडेक्स पे भी आकाश मिल रहा है। तो अगर मैं इसके अंदर आकाश को सर्च करता हूँ, इसके अंदर आकाश को सर्च करता हूँ, तो मुझे क्या देगा? मुझे ये सेकेंड इंडेक्स वाला देगा। क्यों देगा? देखो, ये सेकेंड इंडेक्स वाला देगा। क्यों देगा? क्योंकि मैंने बोला कि लेफ्ट साइड से चेक करना शुरू करेगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट को जिसको आप चेक कर रहे हो यहाँ पे, और उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा ये इंडेक्स ऑफ मेथड। इंडेक्स ऑफ मेथड क्या करेगा? लेफ्ट साइड से चेक करेगा, स्टार्टिंग से चेक करेगा, और सबसे पहली बार में काउंटर जो मिलेगा, सबसे पहली बार में वो एलिमेंट जब मिल जाएगा, तो उसका इंडेक्स सिंपली दे देगा। बट आप चाहते हो कि स्टार्टिंग से जो आकाश मिले उसको ना प्रिंट करे, मैं चाहता हूं पीछे से चेक करते हुआ है, और तब वहां जो आकाश मिले उसका इंडेक्स मुझे चाहिए।
तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा, इंडेक्स ऑफ की जगह मैं सिंपली लास्ट इंडेक्स ऑफ लिख दूंगा। जैसे ही मैं लास्ट इंडेक्स ऑफ लिखूंगा, ये क्या करेगा, इधर से चेक करेगा और देखो यहाँ पे 4 आपको देगा। ये कौन से नंबर पे है, फोर्थ इंडेक्स पे है, तो आपको फोर्थ दे देगा। तो यहाँ पे फोर्थ दे देगा। ठीक है, ये तो बात रहा कि आप इंडेक्स ऑफ लास्ट इंडेक्स ऑफ को इस तरीके से यूज कर सकते हो। अब देखो, अब आप चाहते हो कि आप स्टार्टिंग से ही चेक करो। ठीक है, आप यहाँ पे स्टार्टिंग से ही चेक करो। मैं यहाँ पे इंडेक्स ऑफ ही लिखता हूँ, बट मैं चाहता हूँ एक पर्टिकुलर उसको इंडेक्स बताऊं, उसके बाद से वो चेक करे आकाश को। यानी कि मेरे कहने का ये मतलब है कि आप चाहते हो ये जो 85 जिस इंडेक्स पे है ना, 85 कौन से इंडेक्स पे है, थर्ड इंडेक्स पे है। तो मैं चाहता हूँ थर्ड इंडेक्स बाद वाला जो आकाश हो ना, उसको उसका इंडेक्स मुझे मिल जाए। तो आप यहाँ पे सिंपली कॉमा के बाद आप उस इंडेक्स को भी बता सकते हो। मैं चाहता हूँ थर्ड इंडेक्स के बाद। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इंडेक्स ऑफ तो स्टार्टिंग से चेक करेगा, किसको, आकाश को चेक करेगा। तो यहाँ पे आएगा, चेक करेगा, आकाश नहीं है जीरो इंडेक्स पे, वन इंडेक्स पे भी नहीं है, टू इंडेक्स पे है। बट यहाँ पे कॉमा के बाद यहाँ पे इंडेक्स भी तो बता रहा है, थ्री इंडेक्स के बाद वाला ही आपको देना है। तो ये टू इंडेक्स वाला को आकाश को स्किप कर देगा, उसके बाद आएगा थ्री इंडेक्स पे, थ्री इंडेक्स के बाद चेक करेगा, यहाँ पे फोर्थ इंडेक्स पे आकाश इसको मिलेगा, तो यहाँ पे फोर्थ आपको रिटर्न कर देगा। वैसे ही लास्ट इंडेक्स ऑफ के साथ भी होगा, ये चेक करेगा एंड से ही, बट मैं इसको एक कोई पर्टिकुलर सा इंडेक्स बता दूंगा, उसके बाद चेक करेगा और उसके बाद आपको वैल्यू दे देगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं सिंपली इंक्लूड्स के बारे में कि इंक्लूड्स मेथड क्या करता है। सो यहाँ पे सिंपली मैं इसको कमेंट करता हूँ और यहाँ पे एक और एरे बनाता हूँ ARR से, और यहाँ पे इसके अंदर कुछ रैंडम वैल्यू डाल देता हूँ। सेम वही वैल्यू डाल देता हूँ, मैं कॉपी भी कर सकता था बट ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने सिंपली एक एरे बना लिया है। इंक्लूड्स क्या करता है, सिंपल है इंक्लूड्स। आप सिंपली आप पता करना चाहते हो कि इस एरे में कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है या नहीं। मैं चाहता हूं कि ये आकाश है या नहीं इस एरे में, मुझे ये पता कर दो। तो आप सिंपली क्या करोगे, ARR डॉट इंक्लूड्स, इंक्लूड्स क्या, इंक्लूड्स आकाश। मैं चाहता हूं आकाश को चेक करूं, क्या आकाश है इसमें। अगर आकाश होगा तो क्या करेगा, प्रिंट ट्रू, अगर नहीं होगा तो फॉल्स। तो इसलिए मैं यहाँ पे रिटर्न वैल्यू लिख देता हूँ। देखो आप चाहो तो इसको डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग भी करा सकते हो, बट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि आप किसी वेरिएबल में भी डाल सकते हो वैल्यू को। और ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा सिंपली एक बुलियन वैल्यू। क्यों बुलियन वैल्यू, क्योंकि आकाश चेक कर रहा है या नहीं। तो है या नहीं, या तो हाँ में जवाब देगा या तो ना में, और हाँ ना किस में देता है, बुलियन में। तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स आपको दे देगा, तो ट्रू दे देगा। लेट सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ पंकज, अब इसके अंदर पंकज नहीं है तो ये सिंपली फॉल्स दे देगा। सो आई होप आपको समझ में आएगा कि इंडेक्स ऑफ मेथड क्या करता है, लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है और इंक्लूड्स मेथड क्या करता है। बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि इसके बाद जो भी मेथड्स आएंगे, चाहे वो फॉर ईच मेथड हो, चाहे वो मैप मेथड हो, चाहे वो फिल्टर मेथड हो, रिड्यूस मेथड हो, ये सभी मेथड्स जो हैं वो रिएक्ट जेएस में बहुत ही ज्यादा यूज होंगे। और मैप मेथड और फिल्टर मेथड तो मतलब हर जगह यूज होंगे रिएक्ट में। आप देखोगे कहीं ना कहीं आप यूज कर रहे होगे, जब भी कंपोनेंट बनाओगे कहीं ना कहीं आप तो यूज कर ही दोगे। तो आज की वीडियो में हम फिलहाल देखने वाले फॉर ईच मेथड क्या होता है, बहुत ही अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे सिंटेक्स लिख दिया, बट सिंटेक्स को देख के घबराना नहीं है। ये मैंने आपके लिए लिखा है नोट्स के लिए। आपको पता है कि आपको सभी प्रोग्राम गिटहब में मिल जाते हैं, तो आपके पास एक ऑर्गेनाइज मैनर में होना चाहिए, इसलिए मैंने ये लिख दिया है। बाकी हम समझते हैं ये काम कैसे करता है। देखो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूंगा, एक एरे बनाऊंगा, सिंपली एक एरे बनाऊंगा ARR नाम से, और उसके अंदर मैं कुछ रैंडम वैल्यूज डाल दूंगा। बढ़िया है, कुछ रैंडम वैल्यूज मैंने डाल दिए। अब देखो फॉर ईच मेथड कैसे काम करेगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली एरे का नाम लिखना है। जो भी आपने एरे बनाया है उस एरे का नाम लिखा मैंने, डॉट लगाया और फॉर ईच लगाया, फॉर ईच लगाया। उसके बाद आप सिंटेक्स में देख पा रहे होंगे यहाँ कॉल बैक फंक्शन ले रहा है। फंक्शन आप बाहर भी बना सकते हो, बट मैं यहाँ क्या करूंगा, अंदर में बनाऊंगा। और कैसे बना सकते हो आप, एरो फंक्शन का इस तरीके से इस्तेमाल करके और बना सकते हो। तो इस तरीके से मैं करूंगा और ये बन चुका है। अब देखो इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर कोई भी आप वेरिएबल का नाम दे सकते हो। मैं लेट सपोज आइटम दे देता हूँ, ठीक है, आइटम भी दे सकता हूँ, कुछ भी दे सकता हूँ, ABCD कुछ भी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने फॉर ईच लिखा है ना, फॉर ईच का मतलब हर एक एलिमेंट के लिए, प्रत्येक एलिमेंट के लिए, यानी कि सब के लिए, यानी कि इस एरे में जितने एलिमेंट है
वो सबके लिए काम करेगा जो मैं इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर लिखने जा रहा हूं। यानी कि ध्यान से समझना, यानी कि मैं एक सिंपल पहले एग्जांपल देता हूं। मान लो मैं करता हूं कंसोल, करता हूं कंसोल किसको, आइटम को। ठीक है, तो आप सोचोगे यहाँ पे कि आइटम आ रहा है, आइटम एक बार वन आएगा, ये सिंपली क्या करेगा, आइटम को प्रिंट कर देगा। लेकिन मैंने यहाँ लगाया है फॉर ईच किसके लिए, एरे के लिए। किस एरे के लिए, इस एरे के लिए जो मैंने बनाया है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है इस एरे के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए तुम ये काम करो, यानी कि हर एक एलिमेंट के लिए करो कि आइटम लो प्रिंट कराओ, आइटम लो प्रिंट कराओ। तो एक एक एलिमेंट करके आइटम के अंदर आता रहेगा और प्रिंट होता रहेगा। तो ये तो बेसिक सा एग्जांपल था, पहले इसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हर एक एलिमेंट यहाँ प्रिंट होता हुआ दिख रहा होगा। अगर आपको कोई ऑपरेशन करना है तो भी आप कर सकते हो। लेट सपोज मैं करता हूं यहाँ पे सिंपली कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं लिखता हूं लेट सपोज 2 मल्टीप्लाई बाई आइटम। ये काम करूंगा तो सब में 2 से मल्टीप्लाई हो के तब प्रिंट होगा, यानी कि 1 में 2 मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा, 5 में 2 मल्टीप्लाई होगा 10 हो जाएगा, 8 में 2 मल्टीप्लाई होगा 16 हो जाएगा। इस तरीके से जाएगा और आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आई होप आपको फॉर ईच मेथड समझ में आया होगा। फॉर ईच मेथड सिंपली क्या करता है, उस एरे के लिए हर एक एलिमेंट के लिए वो ऑपरेशन करेगा जो आपने कॉल बैक फंक्शन में लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, तो एक बढ़िया सा एग्जांपल देखते हैं जो कि बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। देखो यहाँ पे मैंने वही एरे बना दे दिया। ठीक है, एरे बना दिया, यहाँ पे मैंने एरे में कुछ एलिमेंट भी डाल दिया। एक और एरे बनाता हूं, कॉपीड एरे। क्या बनाया मैंने, कॉपीड एरे नाम से बना लिया, आप कुछ भी बना सकते हो। यहाँ पे मैंने सिंपली खाली एरे बना लिया। आपको पुश मेथड पता होगा कि पुश मेथड क्या करता है। पुश मेथड सिंपली एलिमेंट्स को पुश करता है। लेकिन अगर फॉर ईच से करना है तो आप एक एक एलिमेंट को पुश कर सकते हो, क्योंकि फॉर ईच का काम ही है कि हर एक एलिमेंट को वो देखेगा, हर एक एलिमेंट पे वो ऑपरेशन करेगा। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली लिखूंगा एरे डॉट फॉर ईच, और इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन दूंगा सिंपली। ठीक है, और इसके अंदर आएगा क्या, इसके अंदर आएगा आइटम। आप कुछ भी लिख सकते हो, एबीसी भी लिख सकते हो, मैंने सिंपली आइटम दे दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली करना ये है कि जो कॉपीड एरे है ना, जो कॉपीड एरे उसमें क्या करना है, पुश करना है किसको, आइटम को। दैट्स इट। तो ये क्या होगा, कॉपीड एलिमेंट एरे में वो आइटम पुश होता जाएगा। पहली बार आएगा 5 आएगा, क्योंकि मैंने फॉर ईच लिखा है, तो मतलब हर एक एलिमेंट पे काम करेगा। तो हर एक एलिमेंट के लिए आइटम के अंदर आएगा एक एक एलिमेंट उठ के, और पुश होता रहेगा इस कॉपीड एरे के अंदर, जो कि एक खाली सा एरे मैंने बना दिया था। पहली बार में 5 आएगा 5 हो जाएगा, 7 आएगा 7 आ जाएगा, 8 आएगा 8 आएगा। इस तरीके से सभी एलिमेंट क्या होगा, कॉपी हो जाएगा इस एरे के अंदर। बाद में अगर मैं दिखाऊं आपको प्रिंट करके कॉपीड एरे को, अगर मैं यहाँ पे कॉपीड एरे को प्रिंट कराऊं, तो आप देखना वही का वही सेम एरे प्रिंट हो रहा है, यानी कि कॉपी हो चुका है। तो इस तरीके से फॉर ईच मेथड काम करता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया, 2 एग्जांपल दिया, और आई होप आपको समझ में आएगा कि फॉर ईच मेथड काम करता कैसे है। सो आज के वीडियो में हम मैप मेथड के बारे में बात करेंगे, और वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसके बाद आपको मैप मेथड में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड मैं बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूँ मैप मेथड को। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मैप मेथड कैसे काम करता है। तो उसके लिए हमें एक एरे चाहिए। ठीक है, तो हम एक एरे बना लेंगे, हम एक एरे बना लेते हैं। ठीक है, इस एरे के अंदर कुछ वैल्यूज डाल देते हैं। आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आएगा। हमने सिंपल एरे बनाया है। उसके बाद हम इस एरे पे मैप मेथड को अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, उस एरे का नाम लिखेंगे, डॉट लिखेंगे और मैप लिख देंगे, और इस तरीके से पैरेंथेसिस लगा देंगे। इस पैरेंथेसिस में क्या देंगे, हम एक कॉल बैक फंक्शन देंगे। इसका मतलब कि आप इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन पास कर सकते हो। अब कॉल बैक फंक्शन अगर आपको नहीं पता है तो आई थिंक आपने कॉल बैक फंक्शन के ऊपर वीडियो छोड़ दिया है, आपने लेक्चर नहीं देखा है मे बी, बट स्टिल मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आप कभी भी आर्गुमेंट के अंदर कोई फंक्शन पास करते हो ना, तो वही उसी को हम कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे बाहर में एक फंक्शन बना सकता हूँ और उस फंक्शन को इसके अंदर पास कर सकता हूँ। दैट्स इट। अगर आप चाहते हो कि मैं बाहर फंक्शन ना बनाऊं, मैं अंदर ही फंक्शन बनाऊं, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, आप इस्तेमाल करोगे एरो फंक्शन का। आई होप आपको एरो फंक्शन भी क्लियर होगा, क्योंकि अगर आप एरो फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन, इस सभी को मिस करके आ रहे हो, तो प्लीज आप उसको जरूर देखें।
फिर आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आएगा एक एक चीज। देखो, अब कॉल बैक फंक्शन बनाने के लिए हमने अंदर में एक कॉल बैक फंक्शन पास कर दिया, दैट्स इट। अब जो भी होगा ना वो इसी के अंदर काम होने वाला है। तो कॉल बैक फंक्शन के अंदर यहाँ जो पैरामीटर है उसके अंदर क्या आएगा, उसके अंदर एक एक एलिमेंट उठ के आएगा। तो मैं यहाँ कुछ भी नाम लिख सकता हूँ, मैं ABC कुछ भी लिख सकता हूँ, बट यहाँ पे एक एक एलिमेंट उठ के आ रहा है। तो थोड़ा सा मीनिंगफुल नेम देने के लिए हम यहाँ पे एलिमेंट लिख देते हैं। अब मैं चाहता हूं कि ये जो एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट है उसको मैं कंसोल कराऊं, उसको मैं कंसोल कराऊं। अच्छा, इस पे मैं ऑपरेशन करके भी दिखाऊंगा, कुछ अलग अलग ऑपरेशन। तो डोंट वरी, इसके बारे में हम अभी डिटेल में बात करेंगे। और ये भी मैं बताऊंगा कि फॉर ईच में और मैप में क्या डिफरेंस है। तो वीडियो को बस एंड तक देखो, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगा। देखो, यहाँ पे हमने एक एलिमेंट नाम का पैरामीटर पास किया। अब होगा क्या कि ये जो एरे है उस पे मैंने मैप मेथड लगाया है। तो एरे का एक एक एलिमेंट उठ के इस एलिमेंट वाले पैरामीटर में आएगा और यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर मैं इसको चेक करूं, इसको मैं अगर चेक करूं तो आपको दिख जाएगा कि हर एक एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। ठीक है। अगर मुझे कोई ऑपरेशन करना है, लेट सपोज मैं चाहता हूं कि हर एक जो एलिमेंट है उसका डबल हो जाए, उसका क्या हो जाए, डबल हो जाए। तो मैं एलिमेंट को एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, या फिर मैथ में एक स्क्वायर फंक्शन होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैंने यहाँ सिंपल मैं रखता हूँ कि मैंने एलिमेंट को डबल मल्टीप्लाई कर दिया। तो पहला 16 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, और इसी तरीके से चलता रहेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि स्क्वायर हो चुका है। आप अगर चाहते हो एलिमेंट को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं सभी एलिमेंट को, तो सभी एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई होके आपको दिख जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं कि मैप मेथड को अगर हम चेक करें तो मैप मेथड रिटर्न करेगा एक एरे। जो भी आप इसके अंदर काम करोगे ना वो रिटर्न करेगा। तो मैं एक काम करता हूं, इस रिटर्न वैल्यू को यहाँ पे ले लेता हूँ, सिंपली रिटर्न वैल्यू नाम से एक फंक्शन वेरिएबल बनाता हूँ, जिसके अंदर जो भी रिटर्न होगा यहाँ से मैं क्या करूंगा, रिटर्न करूंगा। मैं यहाँ से रिटर्न करूंगा तभी तो इस रिटर्न वैल्यू में आएगा। तो रिटर्न करूंगा किसको, ये जो एलिमेंट आ रहा है ना, यहाँ जो एलिमेंट आ रहा है ये एक एक एलिमेंट उठ के उसका मैं चाहता हूं कि 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और उसको रिटर्न करूं। तो जैसे ही ये काम होगा आपको रिटर्न वैल्यू के अंदर सबका मल्टीप्लाई 2 से होकर आपको एक एरे मिल जाएगा। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कराऊंगा और रिटर्न वैल्यू को मैं सिंपली प्रिंट करके आपको दिखा दूंगा कि आखिरकार इसमें एरे आ रहा है या नहीं। तो देखो, जैसे ही मैं चेक करूंगा आपको ये 2 से मल्टीप्लाई होके एक एक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई होके आपको इस रिटर्न वैल्यू में मिल रहा है। तो आप देख सकते हो एरे के फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि मैप और फॉर ईच में क्या डिफरेंस है। फॉर ईच भी तो यही कर रहा था, लेकिन आप बहुत ही ध्यान से समझना, इसमें रिटर्न कर रहा है यानी कि इम्यूटेबल है मैप मेथड, यानी कि ये कुछ नया एरे रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ये ओरिजिनल एरे को छेड़छाड़ नहीं कर रहा है। बट अगर मैं फॉर ईच के बारे में बात करूं तो वो अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। अगर मैं चेक कराऊं वो रिटर्न कुछ नहीं करता है। इसलिए अगर मैं रिटर्न कराने का कोशिश करूंगा ना तो आप देखोगे कि रिजल्ट में आपको आउटपुट में अनडिफाइंड मिलेगा। अब मैं एक बार आपको प्रूफ करता हूँ वो चीज को, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाओ। तो मैं क्या करूंगा, इसको सभी को कमेंट करूंगा और यहाँ पे आऊंगा 15 वाले में जिसमें मैंने फॉर ईच के बारे में बात किया था। और सिंपली मैं क्या करूंगा, इसको उठा लेता हूँ, इसको उठा लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करके आपको दिखाना चाहूंगा कि आखिरकार ये रिटर्न करता है या नहीं करता है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली एक रिटर्न वैल्यू नाम से वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर आएगा। अब देखो, यहाँ कुछ भी आप नाम रख सकते हो, मैं थोड़ा सा मीनिंगफुल नाम रहे इसलिए मैं रिटर्न वैल्यू रख रहा हूँ। और यहाँ पे एरे होगा और उसके बाद मैं यहाँ से क्या कराऊंगा, रिटर्न कराऊंगा 2 मल्टीप्लाई बाई आइटम। तो रिटर्न कराऊंगा 2 मल्टीप्लाई बाई आइटम। आइटम क्यों, क्योंकि मैं आइटम पैरामीटर के अंदर एक एक एलिमेंट को ले रहा हूं। ठीक है, बढ़िया बात है। अगर मैं चेक करूं इसको कंसोल करा के, किसको, रिटर्न वैल्यू को, तो आप देख पाओगे कि ये अनडिफाइंड आपको देगा। यहाँ पे चेक करो, अनडिफाइंड दे रहा है। इसका मतलब कि फॉर ईच में रिटर्न नहीं कर रहा है आपका, ये अनडिफाइंड रह जा रहा है। बट अगर आप मैप मेथड में देख रहे होंगे तो मैप मेथड में आपको मिलेगा कि
रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है, एक एरे कर रहा है। अगर मैं इसको कमेंट करूं और फिर से दिखाऊं तो आपको एक एरे के फॉर्म में रिटर्न मिल रहा है, एक एरे रिटर्न होता हुआ मिल रहा है। तो आई होप आपको मैप मेथड समझ में आया होगा, और मैप मेथड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्ट में हर जगह यूज होगा। सो इसको देखते चलना, इसको अच्छे से पकड़ के चलना मैप मेथड को। आगे फिल्टर मेथड बताऊंगा, उसको भी अच्छे से करना। वो सभी मेथड बहुत ज्यादा यूज होंगे रिएक्ट में। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। और फिल्टर मेथड में भी सेम ही होगा, बट थोड़ा सा डिफरेंस है कि मैप मेथड में हम कुछ ऑपरेशन कर रहे थे हर एक एलिमेंट पे, और वो भी एक एरे रिटर्न कर रहा था। अगर आपने मैप मेथड देखा हो तो आपको पता होगा। तो जस्ट लाइक मैप मेथड, फिल्टर मेथड भी वही काम कर रहा है। फिल्टर मेथड भी यही करेगा कि एरे के एक एक एलिमेंट को लेगा और उस पर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, जो कंडीशन हम देने वाले हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया, डोंट वरी, अभी मैं जब आपको समझाऊंगा एक एक चीज समझ में आएगा और मैं डिटेल में बात करूंगा। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देखो, सबसे पहले फिल्टर मेथड को अप्लाई करने के लिए एक एरे बना लेते हैं। तो सिंपली एक एरे बनाते हैं यहाँ पे कॉन्स्ट ARR नाम से, और उसके अंदर कुछ रैंडम वैल्यूज मैं डाल देता हूँ। ठीक है, रैंडम वैल्यूज मैंने डाल दिया। अब देखो, अब इस पे मुझे फिल्टर मेथड अप्लाई करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस एरे का नाम लिखूंगा और डॉट लिखूंगा और फिल्टर लिखूंगा, और इस पैरेंथेसिस के अंदर एक फंक्शन पास करूंगा, कॉल बैक फंक्शन। अब ये फंक्शन हो सकता है कि आप बाहर बनाओ और यहाँ पे फंक्शन का नाम डाल दो, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आप इसी के अंदर बनाओ। और उसको बनाने के लिए आपको पता है कि सबसे इजीएस्ट मेथड है कि आप एरो फंक्शन का इस्तेमाल करो। तो मैं यहाँ पे एरो फंक्शन बना चुका हूँ। अब काम कैसे करेगा, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो, इस पैरामीटर के अंदर आइटम आएगा, आइटम भी डाल सकते हो आप, ए भी डाल सकते हो आप, बी भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। मैं या तो आइटम डाल देता हूँ या तो एलिमेंट डाल देता हूँ, बस थोड़ा सा मीनिंगफुल रहे इसलिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ जो एरे पे हम अप्लाई कर रहे हैं फिल्टर मेथड, तो ये पता लगा लेगा कि अच्छा एरे पे अप्लाई करना है, ठीक है, तो हमें इस एरे को ही देखना है। पहली बात ये। अब आइटम पैरामीटर दिया है, तो आइटम के अंदर ये एक एक एलिमेंट जो है ना वो उठ के आने वाला है। ठीक है, उठ के आ जाएगा यहाँ पे। रिटर्न करूंगा मैं, क्योंकि मैंने बोला कि ये जो है रिटर्न करता है वैल्यू। तो रिटर्न करूंगा, मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि जो आइटम है ना, अगर ग्रेटर देन 10 हुआ तो ही रिटर्न करना। देखो क्या होगा, इस एरे पे फिल्टर मेथड अप्लाई होगा, इस एरे का पहला एलिमेंट उठ के आएगा और आइटम के अंदर आएगा। आइटम को चेक करेगा, क्या 10 से बड़ा है, नहीं है तो रिटर्न नहीं करेगा। 5 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 है, लेकिन मैंने यहाँ इक्वल टू नहीं डाला, मैंने बोला 10 से बड़ा होना चाहिए। तो 12 है बड़ा, तो 12 को रिटर्न कर देगा। तो रिटर्न करेगा तो कहीं मुझे सेव कराना होगा, तो मैं यहाँ पे सिंपली रिटर्न रिटर्न वैल्यू नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, और ये एरे के फॉर्म में रिटर्न करेगा, क्योंकि एक नंबर तो रिटर्न करेगा नहीं। हो सकता है 10 से बड़ा दो नंबर हो, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा हो 12 भी 10 से बड़ा है, 15 भी 10 से बड़ा है। तो ये जो रिटर्न वैल्यू में आएगा वो एक एरे आएगा और एरे के फॉर्म में रिटर्न कर देगा। मैं आपको प्रूफ देता हूँ इस चीज का। मैं यहाँ पे सिंपली कंसोल डॉट लॉग कराऊंगा रिटर्न वैल्यू को, तो आप देख पाओगे कि एक एक एलिमेंट को चेक कर रहा है और जो कंडीशन सेटिस्फाई कर जा रहा है उसी को रिटर्न कर रहा है। तो कुल मिला के फिल्टर मेथड में आप कोई कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हो, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो वो रिटर्न करता है और एक एरे के फॉर्म में आपको वैल्यू मिल जाता है। अब मैंने बोला था कि ये जो एरो फंक्शन बना रहा हूं ये आप बाहर भी बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे फंक्शन बना देता हूँ चेक नंबर नाम से, और ऊपर में जाऊंगा और एक फंक्शन सिंपली मैं क्रिएट कर लूंगा, किस नाम से, चेक चेक नंबर नाम से। और इसके अंदर वही आइटम तो आएगा, एक एक एलिमेंट उठ के आएगा और ये रिटर्न करेगा आइटम ग्रेटर देन 10। अब देखो यहाँ पे कैसे काम करेगा, यहाँ पे क्या होगा, एरे दिखेगा, मतलब कि इस एरे पे फिल्टर मेथड अप्लाई करना है। तो इसी एरे का एक एक एलिमेंट उठ के इस फंक्शन में पास होगा, क्योंकि मैंने फंक्शन यहाँ पे डाला है कॉल बैक फंक्शन। तो इस फंक्शन के अंदर पास होने वाला है इस एरे का एक एक एलिमेंट। कहाँ पास होने वाला फंक्शन में, तो फंक्शन में यहाँ पैरामीटर के अंदर पास होने वाला है। अब इस आइटम को चेक करेगा, कंडीशन होगा सेटिस्फाई, ये सिंपली यहाँ से रिटर्न कर देगा, और जहां पे मैंने कॉल किया यहाँ पे रिटर्न वैल्यू के अंदर ये सिंपली आपको मिल जाएगा वैल्यू।
तो मैं अगर चेक करूँ तो सेम वही काम होगा, आप बाहर बनाओ अंदर बनाओ, काम तो वही होना है। तो आप देख पा रहे होंगे। सो फिल्टर मेथड इस तरीके से अप्लाई करता है। अब एक स्ट्रिंग का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग भी बना लेता हूँ। यहाँ पे नंबर पे आपने देख लिया किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। स्ट्रिंग पे भी कुछ कंडीशन अप्लाई कर सकते हो, मतलब कि जहां भी आप कंडीशन देख रहे हो ना, कोई कंडीशन को सेटिस्फाई करा रहे हो, तो आप फिल्टर मेथड का अप्लाई करके उसको फिल्टर कर सकते हो। देखो फिल्टर नाम से ही क्लियर है, कोई चीज को फिल्टर करना, समझ रहे हो ना। कुछ 10 आइटम है, उस 10 आइटम में से 8 को निकाल देना, 8 को फिल्टर कर देना। देखो जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो वहां पे भी होता है ना कि 75 से नीचे है वो फिल्टर हो जाओ। तो वहां पे भी क्या होती है, कंपनीज फिल्टर आउट करती है आपको। तो जस्ट लाइक दैट आप यहाँ पे फिल्टर कर रहे हो इस एरे के अंदर के एलिमेंट को। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम एक क्या करते हैं, स्ट्रिंग लेते हैं और यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाते हैं कॉन्स्ट str नाम से, और यहाँ पे कुछ नाम डाल देते हैं, ठीक है। ये आकाश डाला, ये विशाल डाला, ये अमन डाला, ये राम डाला, ठीक है। अब देखो मैं क्या कंडीशन अप्लाई करना चाहता हूं कि जिस भी एलिमेंट का, यानी कि जो भी स्ट्रिंग दिख रहा है आपको, इसमें अमन दिख रहा है, राम दिख रहा है, विशाल दिख रहा है, आकाश दिख रहा है, जिस भी स्ट्रिंग का 4 से ज्यादा लेंथ हो उसको रिटर्न कर दो। तो देखो ये जो राम है उसका 3 है, ये जो अमन है उसका 4 है, बट मैं कंडीशन अप्लाई करने वाला हूं कि 4 से ज्यादा। तो 4 से ज्यादा ये विशाल है और 4 से ज्यादा ये आकाश है। तो मुझे कायदे से आकाश और विशाल रिटर्न करना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली उसको अप्लाई कर देता हूँ। किसको, str पे डॉट फिल्टर करता हूँ और इसके अंदर सिंपली एक एरो फंक्शन ही बना देता हूँ, सिंपल रहेगा। और यहाँ पे सिंपली एक आइटम आएगा, आइटम बोल लो या फिर एक एक वर्ड उठ के आएगा, और सिंपली मैं उस पर अप्लाई करूंगा, क्या रिटर्न करूंगा और बोलूंगा कि जो वर्ड है ना, जो एक एक वर्ड उठ के आ रहा है, जैसे आकाश आ रहा है, विशाल आ रहा है, तो ये जो वर्ड उठ के आ रहा है, वर्ड का अगर लेंथ क्या 4 से ज्यादा हुआ तो ही रिटर्न करना। और रिटर्न करेगा तो एक रिटर्न वैल्यू नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, रिटर्न वैल्यू नाम से, ठीक है। तो ये हमने बना लिया। अब इसके अंदर हमारा एरे के फॉर्म में जो जो वैल्यू 4 से ज्यादा होगा वो आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे मुझे कंसोल कराना है ना, एक सेकेंड, कंसोल डॉट लॉग रिटर्न वैल्यू, ठीक है। अब देखो यहाँ 4 से ज्यादा आपको ये आकाश और विशाल मिलेगा, तो ये आकाश और विशाल आपको दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते हो और उसमें से कुछ चीजों को, कुछ आइटम को फिल्टर आउट कर सकते हो, और इसीलिए फिल्टर मेथड काम करता है। ये भी रिएक्ट में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। सो फिल्टर मेथड को भी आप अच्छे से करके चलना। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिड्यूस मेथड के बारे में, और इसे हम देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसके बिना काम कैसे हो रहा था, ताकि आप रिलेट कर पाओ कि आखिर रिड्यूस मेथड काम करता क्या है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है रिड्यूस मेथड जो होता है वो क्या करता है, एलिमेंट को, जितने भी मैंने एरे में एलिमेंट्स डाला है उसको वो सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करता है। मान लो मैं एक एरे बनाता हूँ, बहुत ध्यान से समझना, मैं एक एरे बनाता हूँ यहाँ नम नाम से, ठीक है। और इस एरे के अंदर मैंने कुछ वैल्यू डाल दिया, दैट्स इट, मैंने कुछ वैल्यू डाल दिया। अब इस वैल्यू को, यानी कि इस एलिमेंट्स को, जितने भी एलिमेंट्स है इस नम नाम के एरे में, तो टोटल 5 एलिमेंट्स है। इस 5 एलिमेंट्स को आपको अगर सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करना हो तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे मैं अगर सम करना चाहूँ, इस पूरे एलिमेंट्स का सम करना चाहूँ, तो मुझे क्या करना होता था, मैं फॉर लूप चलाता था। देखो मैं पहले आपको ये बता रहा हूँ कि पहले हम क्या करते थे और अभी हम रिड्यूस से उसी काम को कैसे कर सकते हैं। तो बहुत ध्यान से समझना। देखो मेरे पास एक नम नाम का एरे है और सिंपली मैं क्या करूंगा, सिंपली लूप चलाऊंगा। मैं करूंगा फॉर, यहाँ पे लिखूंगा लेट आई इज इक्वल्स टू 0 से लेके आई इज लेस देन नम डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस कर दूंगा। अब इसको फॉर ऑफ लूप से भी कर सकते हो, डोंट वरी, कोई भी लूप चला सकते हो, ठीक है। मैं फॉर ऑफ लूप से भी करके दिखा दूंगा, फिर हम रिड्यूस में देखेंगे रिड्यूस में कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे सिंपली मैंने किया, आई को इनिशियलाइज किया 0 से, एंड उसके बाद मैंने क्या किया, नम डॉट लेंथ तक गया, यानी कि इसको 0 से लेके, 0 इंडेक्स से लेके हर एक एलिमेंट को ऐड करेंगे। ऐड कैसे करते हैं हम, सिंपली सम इज इक्वल्स टू सम प्लस नम ऑफ आई। आई होप आपको ये सारी चीजें आती होंगी। और यहाँ मैं क्या करता हूँ, सम को इनिशियलाइज भी कर लेता हूँ। यहाँ पे सिंपली मैं करता हूँ लेट सम इज इक्वल्स टू 0।
आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। मैंने सिंपली सम किया। अभी मेरा मकसद आपको समेशन सिखाना नहीं है, क्योंकि मेरा मकसद रिड्यूस मेथड सिखाना है। तो उसके लिए मैं फॉर लूप चलाया मैंने और सम किया। सम में अब क्या होगा, सम में वैल्यू जाएगा पहले 0 प्लस नम ऑफ आई, यानी कि नम ऑफ 0 जाएगा, पहला एलिमेंट जाएगा। फिर सम के अंदर चला जाएगा 1, फिर दोबारा ऐड करेगा और इसी तरीके से सभी एलिमेंट को ऐड कर करके सम के अंदर टोटल वैल्यू आपको मिल जाएगा। जब मैं सम को प्रिंट करा के दिखाऊंगा आपको, जब मैं सम को प्रिंट कराऊंगा तो आपको वैल्यू दिखना चाहिए। अब आप देखना आपको वैल्यू सम का दिख जाएगा। यहाँ 48 आप सबको सम करोगे तो 48 दिखेगा आपको। तो ये तो एक तरीका था। आप चाहो इसको तो फॉर ऑफ लूप से भी ऐड कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, सिंपली फॉर लूप चलाता हूँ। लेट लेट सपोज एक्स ऑफ नम। अब नम का एक एक वैल्यू उठ के एक्स में आ जाएगा। आई होप आप इतना समझ पा रहे होंगे। अब मैं क्या करूंगा, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस एक्स। ठीक है, एक सेकेंड, एक्स। ओके, एंड उसके बाद मैं क्या करूंगा, सिंपली कंसोल डॉट लॉग सिंपली सम को लॉग कर दूंगा और आपको उतना ही मिलेगा आंसर 48। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। अब हम बात करते हैं रिड्यूस मेथड से इसी काम को कैसे आप कर सकते हो, यानी कि इस पूरे एलिमेंट्स को एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। सम तो सिंगल वैल्यू ही है ना, तो इस सम में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो रिड्यूस मेथड से समझो। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली जिस पे भी लगाना है, मुझे इस नम नाम के एरे पे लगाना है। एक सेकंड, इसको मैं कमेंट करता हूँ सबसे पहले। मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली इस नम नाम के एरे पे रिड्यूस मेथड अप्लाई करना है। तो मैं लिखूंगा नम डॉट रिड्यूस, सिंपल। एंड इस ब्रैकेट के अंदर हमेशा हम कॉल बैक देते हैं। मैप में भी आपने देखा होगा, फिल्टर में भी देखा होगा, इसमें भी हम कॉल बैक फंक्शन देंगे। अब कॉल बैक फंक्शन मतलब आप इसके अंदर एज अ आर्गुमेंट एक फंक्शन पास करोगे, ठीक है। तो इसके अंदर कैसे होगा, या तो आप बाहर फंक्शन बना लो या तो अंदर में ही बना लो। तो मैं प्रीफर करता हूँ एरो फंक्शन बनाना, और आई होप आपको एरो फंक्शन तो अच्छे से आता होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एरो फंक्शन बनाया और इसके अंदर क्या होगा, देखो ध्यान से समझना। इसके अंदर दो वैल्यू आएगा, एक प्रीवियस वैल्यू, एक करंट वैल्यू। देखो यहाँ पे सिंपली समझना, मैं लिखता हूँ प्रीवियस वैल्यू कॉमा करंट वैल्यू। ठीक है, यहाँ मैंने दो वैल्यू लिखा। अभी मैं फिर से समझाऊंगा, डोंट वरी, पेशेंस रखना बस। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रीवियस वैल्यू और करंट वैल्यू। अब किस तरीके से आएगा ये समझते हैं। सबसे पहले हम रिटर्न करते हैं इस दोनों को सम करके, प्रीवियस वैल्यू और प्लस करंट वैल्यू। ठीक है, अब मैंने रिटर्न किया। अब रिटर्न किया है तो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे सम नाम के वेरिएबल में एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अगर मैं अब यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ ना, ध्यान से समझना, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ ना किसको, सम को, तो देखो कितना वैल्यू आएगा, 48 ही आपको मिल रहा है। तो काम वही कर रहा है, काम क्या कर रहा है, वही कर रहा है, सम करने का ही। अब ये कैसे काम कर रहा है, देखो बहुत ही ध्यान से समझना। यहाँ पे सिंपली प्रीवियस वैल्यू में पहला वैल्यू आ रहा है यहाँ 1 उठ के, उसके बाद करंट वैल्यू में 5 आ रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब 1 और 5 मैंने बोला कि जोड़ के रिटर्न कर दो। ठीक है, तो रिटर्न करेगा, लेकिन अभी सम में नहीं जाएगा। अभी समझो, सम में नहीं जाएगा। अभी ये जो दोनों जुड़ेगा ना, ये फिर प्रीवियस वैल्यू बन जाएगा। यानी कि प्रीवियस वैल्यू कितना है, पहले 1 है, करंट वैल्यू कितना है, 5 है, 5 और प्लस 1 कितना हो गया, 6 हो गया। तो अब जो 6 है ना, ये प्रीवियस वैल्यू में चला जाएगा और करंट वैल्यू एक आगे बढ़ जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा। दोबारा क्या होगा, अब आगे क्या होगा, प्रीवियस वैल्यू में अब क्या आ चुका है, 5 और 1 6 आ चुका है। अगला करंट वैल्यू में 8 आ चुका है, तो 8 और 6 फिर जुड़ जाएगा और जो वैल्यू आएगा वो फिर प्रीवियस वैल्यू में जाएगा और फिर करंट वैल्यू का हो जाएगा 9। मतलब करंट वैल्यू जो होगा वो आगे बढ़ता रहेगा एलिमेंट, और प्रीवियस वैल्यू जो होगा ये दोनों का समेशन आएगा। कब तक प्रीवियस वैल्यू में जाता रहेगा ये दोनों का सम, जब तक पूरा एलिमेंट खत्म ना हो जाए। जैसे ही पूरा एलिमेंट खत्म होगा, सम में चला जाएगा टोटल वैल्यू और सम आपको प्रिंट करके मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।